कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज इकोनॉमिक्स के क्लास है, देखे होंगे आप लोग। इसमें इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट वाले लोग हैं कि नहीं? सिर्फ इकोनॉमिक्स वाले हैं? चलिए, इस बार जो 9th-10th का पेपर हुआ था, इसको देखे हैं आप लोग? अभी जो टीचर वाला में 9th-10th देखे हैं आप लोग? चलिए, इस बार जो बीपीएससी का रूप रंग दिख रहा है, जिस हिसाब से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ठीक ठाक डालेगा। 69th बीपीएससी का पेपर हुआ है, उसमें भी आप लोग देखे थे 16 एमसीक्यू आया था, 16 क्वेश्चन आया हुआ था इकोनॉमिक्स से। पहले 5 आता था, इस बार 16 आया हुआ था। तो इकोनॉमिक्स उस नजरिए से भी नहीं पढ़ना है आपको कि सिर्फ 2-4 आएगा। पहले ही एक जो है पर्सपेक्शन चलता था कि 2-4 क्वेश्चन आएगा, मैनेज कर लेंगे, हो जाएगा काम। लेकिन ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन बीपीएससी कोई कमीशन अपने लेवल को बढ़ाता है तो 2-3 चीजों पे बहुत ध्यान देता है। इकोनॉमिक्स पे, इन्वायरमेंट पे और साइंस एंड टेक पे। 3 ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन कभी भी बनाया जा सकता है और क्वेश्चन के लेवल को टफ किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अभी कभी इकोनॉमिक्स को इस मामले में हल्का नहीं लेंगे, और करंट अफेयर भी पढ़ेंगे तो साइंस एंड टेक को हल्का नहीं लेना है, क्योंकि बीपीएससी अपना तरीका बदल रहा है। जिस हिसाब से अभी दिख रहा है पेपर इसका, 69 का बीपीएससी देखा गया, जनरल साइंस से क्वेश्चन के जगह पे साइंस एंड टेक का क्वेश्चन डाल दिया था। तो अभी आपको तैयार रहना इस मामले में। इसरो वगैरह से जो हुए हैं वो सब भी साइंस एंड टेक में आपको करंट में कवर कर लेना है ना। और पहले तो इंट्रोडक्शन दे दें अपना। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार है। कुछ लोग हमें शायद यूट्यूब चैनलों से जानते होंगे, मिशन 50, मिशन बीपीएससी दोनों चैनलों पे, है ना। तो मेरा नाम मृत्युंजय कुमार है। बेसिकली मैं इकोनॉमिक्स से इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं मास्टर्स हूँ, और इकोनॉमिक्स से ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। उसके अलावा मैंने एलएलबी किया हुआ है लॉ फैकल्टी ऑफ दिल्ली से, है ना। ये मेरा एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो था। उसके अलावा जो पीछे बैच चला है 6-7 बैच, उन सब में इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ाया है, लगभग इकोनॉमिक्स ही पढ़ाता हूँ। और अब आप लोगों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी मिली है, ठीक। तो पहला बात, मेरे क्लास में आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि मैं स्टोरी की तरह कनेक्ट करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप लिखिएगा कम, लेकिन मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना है, और ध्यान से करना क्या है कि जो मैं बता रहा हूँ उसको कनेक्ट करना है अपने सिलेबस से, और कुछ नहीं करना है। आपको इसका ध्यान रखना है। दूसरा बात यह है कि आपके सिलेबस में खासतौर पर जो लोग इकोनॉमिक्स वाले लोग बैठे हुए हैं, उनको पीजीटी 11th और 12th का भी क्लास में ही लूंगा, ठीक। तो वो लोग बेसिकली ज्यादा ध्यान रखेंगे, किसी एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। दूसरा बात कि जो लोग 6 to 8 वाले लोग हैं, कितने? ज्यादातर लोग 6 to 8 हैं। आप लोगों को जो फंडामेंटल इकोनॉमिक्स का ये है, फंडामेंटल जहां से क्वेश्चंस ड्रॉ होते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान रखना है। वहां से क्वेश्चन बनने का ज्यादा उम्मीद है ना। इसलिए क्योंकि आप लोगों में फंडामेंटलिज्म ही ज्यादा पूछा जाएगा। अभी जो क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा वो बहुत डीप से नहीं आएगा। जो 6 to 8 वाले हैं उनको बता रहे हैं, आपसे फंडामेंटल पूछा जाएगा। तो जैसे मैं स्टोरी बताऊंगा अभी, नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का, उनके साथ पीसी महालनोबिस का, उसके अलावा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, इन सब को फैक्ट्स को स्टोरी की तरह जो आपको ऐसा लगे कि इंपॉर्टेंट है उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आप उसको इजेक्ट कर दिए, उसको अवॉइड कर दिए, ऐसा काम नहीं करना है। आपको ध्यान से उसको क्या करना है, लिख लेना है। मैं तो स्टोरी की तरह कनेक्ट करके बताता हुआ चलूंगा, आपका काम होगा लिख लेना। और जिन लोगों का पीजीटी में इकोनॉमिक्स है वो लोग टेंशन नहीं लेंगे, उनको मेरा लिखा हुआ नोट्स मिलेगा इतना मोटा बुक की तरह, और बाकी मैं उनको पूरा डिटेल कराऊंगा। संडे 3-3 घंटा करके कंप्लीट कराऊंगा पूरा, है ना। 9th-10th वही 9th-10th वाले तो इस बार ऐसा हुआ था कि जो 40 क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स का, उसमें मेरे वर्बली क्लास से कराए हुए 33 क्वेश्चन थे। आप नोट्स उठा के दिखवा लीजिएगा हमारे पुराने स्टूडेंट्सों से। 33 क्वेश्चन हमारे वर्बली बोले हुए आ गए थे। मैंने पंचवर्षीय योजना के बारे में बोला था, ऐसे क्लास में पूछते हुए मैंने बच्चों से बोल दिया था कि पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिखा गया है, एज इट इज क्वेश्चन पूछ दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसलिए हमें पता था, लेकिन ये था कि सिलेबस का कुछ पता था। जो गाइडलाइन हम लोगों को रंजीत सर से मिला था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेके चले थे क्लास को, और क्लास में पूरा 33-34 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि मेरे वर्बली बोले हुए आ गए थे। खैर चलिए, हम लोग आज के क्लास पे चलते हैं। आज सब्जेक्ट आप लोगों का क्या है? इकोनॉमिक्स है ना। इकोनॉमिक्स के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, बताइए। जो लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, पढ़ाए होंगे आप लोग, तो शिक्षक भी हैं, नहीं शिक्षक बनने वाले हैं। अब उम्मीद यही करिए कि आप बन गए हैं, यही समझ के आगे बढ़िए। बहुत बड़ा कल्याण का काम शिक्षकों का होता है, वो आपको मिला हुआ है ना। बताइए अर्थशास्त्र क्या होता है?
कुछ कोई भी बताइए लोग। नहीं नहीं बताएंगे आप लोग। चलिए पहले हम, हाँ बोलिए। कह सकते हैं धन का विज्ञान कहा जा सकता है। देखिए आइए, जो आपके एग्जाम में आने वाले सिलेबस है हम लोग वहां से शुरू करेंगे। अर्थशास्त्र बेसिकली होता है, इसमें हम लोग अर्थशास्त्र में किसके बारे में बात करते हैं, खास तौर पे रिसोर्सेस जो होते हैं, संसाधन जो होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मुख्य रूप से जो अर्थशास्त्र का काम क्या होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए स्टार्ट कहां से हुआ है अर्थशास्त्र, जो शब्द आया सबसे पहले वो कहां से आया, एक शब्द है इकोनॉमिक्स। जानते हैं आप लोग इसको, आप लोग जानते हैं इस शब्द को, नहीं जानते हैं? जो इकोनॉमिक्स बना है इसी इकोनॉमिक्स शब्द से बना है। महिलाएं लड़कियां ज्यादा इससे रिलेट करेंगी। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। जो घर के गृहिणी लोग काम करते हैं उन्हीं से ये शब्द, उन्हीं से रिलेटेड ये शब्द है ना। यानी इसका काम क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, है ना। इसका मतलब ये होता है, इसी एक शब्द से हाउस होल्ड लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउस होल्ड, ये वाला लिख लीजिएगा, पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स शब्द से ही ये इकोनॉमिक्स बना हुआ है। इकोनॉमिक्स सबसे पहले इकोनॉमिक्स शब्द आया और इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। जो घर की गृहिणी लोग, घर के कामों को मैनेज कौन करता है जी, कौन होता है घर पे मालिक, घर की मालिक कौन होती हैं, पुरुष लोग होते हैं या महिलाएं, कौन होता है, महिलाएं होती हैं ना, महिलाएं होती हैं। तो महिलाएं जो घर के कामों को मैनेज करती हैं उन्हीं के कामों से प्रेरित होकर इस शब्द को बनाया गया इकोनॉमिक्स को। लिख लीजिए इसको। इकोनॉमिक्स शब्द कहां से निकला है, इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, पूछा हुआ प्रश्न है ना। इकोनॉमिक्स वर्ड इज रिलेटेड इन विच सब्जेक्ट, ऐसे पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स शब्द किस भाषा से किस सब्जेक्ट से संबंधित है, इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ध्यान रखेंगे, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड हिंदी में लिख लीजिएगा, गृहिणियों द्वारा घर के कामों को व्यवस्थित करना, गृहिणियों द्वारा घर के कामों को व्यवस्थित करना, है ना। लिख लीजिए इसको, हो गया। इकोनॉमिक्स के बारे में सबसे पहले किसने बुक लिखा था इकोनॉमिक्स से संबंधित, वेल्थ ऑफ नेशन। इकोनॉमिक्स के फादर किसको कहते हैं, एडम स्मिथ को। इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा, एक बुक लिखा था जिसको कहते हैं हम लोग वेल्थ ऑफ नेशन। इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखा किसने, एडम स्मिथ ने। वेल्थ ऑफ नेशन लिखवा दें। चलिए ये बेसिक टर्म है, इसके बाद हम लोग सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। क्या बोलिए, कुछ कह रहे हैं, हिंदी में लिखिए वेल्थ ऑफ, इंग्लिश में मत लिखिएगा। इंग्लिश वाले लोग भी, हिंदी वाले लोग भी इंग्लिश में लिखेंगे। वेल्थ ऑफ नेशन कभी हिंदी में प्रश्न नहीं पूछता है, हमेशा इंग्लिश में देता है। इंग्लिश में भी लिखेगा तो वैसे लिख देगा, ऐसे हिंदी वाले को भी वेल्थ ऑफ नेशन ऐसे लिख देगा। तो आप ये मत समझिएगा हिंदी में, इसको ज्यादातर इंग्लिश में ही पूछा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन कब, तो 1700 कब लिखा गया है, कहीं 60 मिलता है कहीं 63 मिलता है, ठीक है। तो 1760 और 63 दोनों, वैसे मेरे हिसाब से 63 ज्यादा सही है। वेल्थ ऑफ नेशन बुक से एडम स्मिथ ने लिखा, और इसमें सबसे पहले वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखा, एडम स्मिथ ने। इंग्लिश मीडियम भी लोग हैं, इंग्लिश मीडियम नहीं है ना, फिर ठीक है। वेल्थ, अजय कुमार गुड मॉर्निंग सर, ऑनलाइन वाले लोग भी बहुत ज्यादा हैं। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, वेल्थ ऑफ नेशन 1760 लिख लीजिए, 1760 भी मिलता है कहीं, ऑब्लिक में लिख लीजिएगा 67, 63 तीनों मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा वेरीफाइड यही है, ज्यादा वेरीफाइड यही माना जाता है, ठीक है। 1760 लिखिए, 1760 ऑप्शन में नहीं होगा तो 67 मारना पड़ेगा, 1760 नहीं होगा तो क्या मारिएगा, 67 लिख लीजिएगा। वैसे 1760 ही मिलता है, जो जेएनयू के प्रोफेसर है राजीव वर्मा, उनकी किताब में लिखा हुआ है 1760, लेकिन जो लूसेंट वोसेंट का किताब है इसमें 1767 लिखा हुआ है। तो मैं ज्यादा वेरीफाइड बता रहा हूँ कि 1760 होना चाहिए। खैर दोनों मैंने लिखवा दिया, क्योंकि बीपीएससी का पता नहीं कब मूड बदल दे और लूसेंट से क्वेश्चन उठा ले और बोले कि भाई यही आंसर सही मानेंगे, तो क्या करिएगा। तो सबसे पहले एडम स्मिथ ने बताया कि इकोनॉमिक्स को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, तो उन्होंने कुछ आधार बताया, किस किस आधार पर इकोनॉमिक्स को सब्जेक्ट बनाया जाता है। अच्छा बताइए, इकोनॉमिक्स से पहले ये अर्थशास्त्र किसका हिस्सा था, किसका हिस्सा था इकोनॉमिक्स जब सब्जेक्ट नहीं बना था 1767 के पहले, तो अर्थशास्त्र कौन से सब्जेक्ट का हिस्सा था, राजनीतिक शास्त्र। ये भी ध्यान रखना है ना। प्रारंभ में अर्थशास्त्र किसका हिस्सा था,
राजनीतिक शास्त्र का। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ देता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था एक बार एक एग्जाम में कि इनिशियली इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड इन विच सब्जेक्ट, है ना, यानी सबसे पहले प्रारंभ में अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित था, तो कौन से क्या आंसर होगा, राजनीति शास्त्र, याद रखेंगे। खैर, इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पता है किस चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, पैसों के बारे में, रिसोर्सेज को ऐसा एलोकेशन करना है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है, इकोनॉमिक्स का जो साधारण मतलब है ये होता है कि जैसे एग्जाम में सीट कितना है आपके, एग्जाम में सीट कितना है आप लोग के, 70,000 मान लीजिए। सरकार का काम ये होता है, इकोनॉमिक्स का काम, कि इस तरह के से उस 70,000 सीट को लोगों को बांटे कि लोग उससे संतुष्ट हो जाए, नाराज नहीं हो पाए। इसलिए कहा जाता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधन सीमित है। संसाधन क्या है, सीमित है, और इस सीमित संसाधन को इस तरीके से बांटना है कि वो अपने राजनीतिक व्यवस्था को भी मैनेज कर ले। मुख्य तौर पे यही काम है। आप राजा राजाओं को देखते थे, पहले वो लोग क्या करते थे, धन का कोष होता था उनके पास, वो किस तरीके से अपने सोना चांदी को बांटते थे या इस तरीके से उसको सेफ रखते थे ताकि लोगों को जरूरत पड़ने पे उसका मदद किया जा सके। वहीं से ये अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र का बात उठ के आया कि एक अर्थशास्त्र ऐसा हो। कौटिल्य ने जो अपना अर्थशास्त्र लिखा, राजनीतिक अर्थशास्त्र कौटिल्य ने जो लिखा है किताब, वो किससे संबंधित है, राजनीतिक शास्त्र से। आप ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र एकमात्र ऐसा विषय है कि यदि ये ना रहे तो ना ही इतिहास रहेगा, ना ही राजनीति रहेगा। अब राजा के पास पैसा ही नहीं आएगा तो पॉलिटिक्स कैसे, घंटा से करेंगे जी, नहीं ना करेंगे। तो सारा पिलर क्या है, इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र है। क्यों, ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोगों के तो शायद घर से पैसा नहीं आता होगा, बहुत लोग इसमें स्वावलंबी होंगे या अपने से। जब विद्यार्थियों के घर से पैसा आता है तो वो क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे कौन तय करता है, माँ बाप तय करते हैं। राजा के पास जनता का पैसा राजा के पास आता है। बजट जानते हैं आप लोग, बजट में किसका पैसा होता है, जनता का। इसीलिए बजट हमेशा कहाँ पेश किया जाता है, बजट हमेशा कहाँ पेश होता है, लोकसभा में। ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि लोकसभा में चुन के भेजे हुए लोग किसके हैं, जनता के। राज्यसभा में कभी बजट पेश नहीं होता है, हमेशा कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में। क्यों पेश किया जाता है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि कहाँ रहते हैं, लोकसभा में रहते हैं, और जहां जनता के प्रतिनिधि रहेंगे वहीं जनता के पैसा का हिसाब किताब किया जाएगा। इसीलिए देखिएगा, मनी बिल, वित्त विधेयक को हमेशा कहां प्रपोज किया जाता है, लोकसभा में। कोई पूछे तो ये आपको बताना है कि लोकसभा में पूछा ये जाता है कि लोकसभा में ही क्यों मनी बिल को पेश किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि बजट में किसका पैसा होता है, जनता का, और लोकसभा में चुन के भेजे हुए लोग किसके होते हैं, जनता के। राज्यसभा में जनता के चुन के भेजे हुए लोग तो होते नहीं है, उसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और बाकी सदस्य जो होते हैं अलग अलग सेक्टर से चुने हुए होते हैं। इसलिए राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में पेश किया जाता है। सारा गेम किसका है, राजनीति कहां पे टिका हुआ है, अर्थशास्त्र पे। आपको सिर्फ सिलेबस में नहीं, आपके जीवन में भी, यदि आपने इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया, आप अपने मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से अपने लाइफ में कहां जरूरतों को यूज करना है, पैसे की जरूरत को कैसे यूज करना है, तो आपका लाइफ व्यवस्थित तरीके से चलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, भारत के सबसे बड़े लोगों में सुब्रमण्यम स्वामी को जानते हैं आप लोग, इकोनॉमिस्ट आदमी है, राजनीति में सबको परेशान करके रखता है, देखते हैं आप लोग, मोदी जी के मुंह में उंगली करके बुलवा देता है। इकोनॉमिस्ट लोगों के पास पावर यही होता है, उसके पास क्या है, डेटा है, सारा चीज का डेटा है। ज्यादा मोदी जी ज्यादा उसके बारे में उल्टा बोलेंगे, कल है सारा पोथी पत्र लेके मीडिया के सामने आएगा, बताएगा कि इतना टैक्स यहाँ लगा है, इतना घाटा हुआ, इतना घाटा नहीं हुआ। मोदी जी गलती से उसके बारे में नहीं बोलते हैं। यही होता है अर्थशास्त्र का पावर। अपने जीवन में इकोनॉमिक्स को उतारिए। इकोनॉमिक्स क्या कहता है, बेसिकली इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन इसका जानते हैं क्या होता है, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन लिख लीजिए, इसको मिटा देना, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन लिखिए, फिर हम लोग इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे तुरंत, ठीक है। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन लिखिए, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, हिंदी, अच्छा इंग्लिश में, हिंदी वाले लोग ही हैं, इंग्लिश क्या ही बोलना। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो संसाधनों को बेहतर से बेहतर उपयोग करना सिखाता है, बेहतर से बेहतर उपयोग करना सिखाता है। ऑनलाइन में हो सकता है कुछ लोग इंग्लिश वाले होंगे, उनके लिए इंग्लिश में भी बोल देते हैं, हो गया, हिंदी वाले लोग लिख लिए हैं। इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट विच इज डील विथ ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, है ना। यानी अर्थशास्त्र ऐसा विषय है,
अर्थशास्त्र विषय का मतलब समझ रहे हैं। 100 पैसा आपके पास क्या है, 100 रुपये है मान लीजिए। अब ये इकोनॉमिक्स बताता आपको ये है कि 100 रुपये में आप कहाँ पैसों का यूज करिएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ये कौन सिखाता है, इकोनॉमिक्स सिखाता है। इसीलिए जिस देश की अर्थव्यवस्था पे पकड़ बेहतर होगी, अमेरिका को देख रहे हैं क्या है, छोटा सा, यूपी से भी छोटा स्टेट है, आपको पता है कि नहीं। अमेरिका की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से भी छोटा है, लेकिन उसने किया क्या है, अपनी इकोनॉमी को मजबूत तरीके से बांध रखा है। पूरे विश्व में देखते हैं सारे लोग सबसे बतिया लेता है, रसिया भी अमेरिका के खिलाफ जाने पे सोचता है 4 बार, काहे नहीं जा रहा है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी पे पकड़ है। पूरे विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है, अमेरिका की, $16 ट्रिलियन की उसकी। सॉरी, आप नहीं समझ पा रहे हम क्या कह रहे हैं, चलिए समझा देते हैं एग्जाम्पल से। आप मजबूत अर्थव्यवस्था, मजबूत का हम बात नहीं कह रहे हैं। एक बात बताइए, अभी 2 लोग हैं, 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के पास 500 करोड़ रुपया है और एक व्यक्ति के पास 200 करोड़ है। 500 करोड़ वाला अमेरिका है, 200 करोड़ वाला चाइना है। चाइना 200 करोड़ में है, 200 करोड़ उसके पास एसेट है, लेकिन उसका बिजनेस खूब अच्छा चल रहा है, और 500 करोड़ वाले का बिजनेस खराब चल रहा है। तो आप क्या कहिएगा कि 500 करोड़ वाला गरीब है, अभी भी 200 करोड़ वाले से ज्यादा अमीर है। बात समझ रहे हैं क्या। $16 ट्रिलियन का इकोनॉमी है अमेरिका का, चाइना 8 ट्रिलियन के पास है, आधा में है, अभी औकात लगेगा चाइना को उड़ के जाने में वहां तक। 8 ट्रिलियन के आसपास अमेरिका का है, बहुत लंबा गेम हो जाएगा वहां तक जाने में। लेकिन ये सही बात है कि बाजार के 80% मार्केट पे किसका कब्जा है, चाइना का। तो आने वाले समय में हो सकता है चाइना आगे हो जाए, लेकिन अभी बहुत लंबा गेम है, इसको अभी दौड़ने में, पकड़ने में बहुत समय लगेगा। क्यों, क्योंकि अमेरिका का राजनीतिक पकड़ भी बहुत बेहतर है। अमेरिका का अलग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशनों में अपना बड़ा हाथ है, वो चाहेगा तो उसको सलीके से मैनेज कर लेगा, है ना। बोलिए क्या कर रहे हैं, आपको कोई डेटा में कन्फ्लिक्ट दिख रहा है क्या, बताइए ना। कन्फ्लिक्ट, हाँ बोलिए। हाँ नहीं 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 नहीं, वो एक्सपेक्टेड डेटा दिया होगा, गलत डेटा है, गूगल करके देख लीजिए, फोन होगा आपके पास। नहीं नहीं, अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, वो छोड़िए, जो हम बता रहे हैं वो सुनिए। हम आपको जो बता रहे हैं वेरीफाइड है, हम ऐसे नहीं बता रहे हैं। हम बीपीएससी मेंस बैच में पढ़ाते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे पढ़ा बोल रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, उसके लिए, किताबों के लिए निश्चिंत रहिए। हम जो डेटा बता रहे हैं परफेक्ट है। $8 ट्रिलियन किसका है, इकोनॉमी चाइना का है, और किसका, $16 ट्रिलियन किसका है, अमेरिका का है। अमेरिका इकोनॉमी के मामले में अभी नंबर 1 पे चल रहा है, और नंबर 2 पे चल रहा है चाइना। कहा जा रहा है नंबर 3 पे सबसे आ जाएगा कौन, 5 साल बाद भारत आ जाएगा। अभी आप ध्यान से नहीं देखे होंगे, यदि न्यूज को देखे होंगे तो अब आपको बताने के लिए हमें इसको वेरीफाई करना पड़ रहा है। संजीव सान्याल है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार नरेंद्र मोदी के, उन्होंने एक स्टेटमेंट में अभी हाल ही फिलहाल बोला है कि भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था पे आ जाएगी 2028 तक। हम लोग का प्रयास है कि हम लोग $5 ट्रिलियन बन के 8 ट्रिलियन जो चाइना का इकोनॉमी है उसके बाद हमारा नंबर यानी तीसरा पे हम आ जाएंगे। ये खुद उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वहीं से आप रिलेट कर लीजिए, वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार। खैर छोड़िए, आपको डाटा पे कन्फ्लिक्ट कर मिल रहा है, गूगल कर लीजिएगा, लेकिन हम सही बता रहे हैं, उस पर नहीं जाना है। ठीक, बात क्या है कि अमेरिका हम क्या बता क्या रहते हैं, अमेरिका छोटा सा कंट्री है, लेकिन उसने किया क्या कि अपनी इकोनॉमी को इस तरीके से मजबूत तरीके से बांध रखा। उस वक्त जब वो आजाद हुआ, लोकतंत्र सबसे पहले कहां आया, क्रांति सबसे पहले कहां हुई, अमेरिका में। अमेरिका की क्रांति के बाद फ्रांस की क्रांति हुई। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका जैसे ही अमेरिका में क्रांति हुई, अमेरिका ने देखा कि हमें किस चीज पे ध्यान देना है, उसने तुरंत कहा कि सबसे ज्यादा इस देश में जरूरत किस चीज की है, पैसा की। उसने अपनी इकोनॉमी को तुरंत मजबूत बनाना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही वो मजबूत बना, अभी वो अपना इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर रहा था, तब तक फ्रांस में क्रांति हुई, फिर पूरे ब्रिटेन में औद्योगिकरण, उसके बाद भारत में होता रहा। लेकिन अमेरिका ने सीख लेकर क्या किया, सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर लिया, इसीलिए वो भारत में विश्व में सबसे नंबर 1 पे है। हम सबकी इकोनॉमी जो है 1929 में एक दौर ऐसा था, इकोनॉमी का एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी को पढ़े, एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना चाहिए। 1929 में जब महामंदी आया, पूरा विश्व महामंदी से गुजर रहा था, अमेरिका में 200+ स्टैगफ्लेशन थे। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि बेरोजगारी और मंदी दोनों एक साथ आ जाए। उसके बाद अमेरिका जैसा स्टेट को कवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। फिर 1935 में आप देखेंगे, 1929 में ये मंदी चल रहा था विश्व में, 1935 में देखेंगे अमेरिका स्टेबल होकर खड़ा था। अमेरिका स्टेबल होकर खड़ा था, कई जगह अपना कॉलोनियल सेट कर चुका था, अपनी वैश्विकता जमा चुका था, कई जगह कनाडा जैसे देशों पे
क्यों? क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक पॉलिसी बेहतर था। हम लोग उसी नीतियों पे बात करेंगे जिससे प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार भी आया था, आगे भी आएगा। कैसे अमेरिका की नीतियां क्यों इतनी बेहतर है, कैसे वो आगे बढ़ता है ना, हम इस पे बात करेंगे। ठीक, अब मैं कह रहा था अर्थशास्त्र का काम क्या है कि 100 रुपया है, अर्थशास्त्र का मूल काम ये है, इस 100 रुपये को कहाँ बेहतर तरीके से यूज करना है, हमको कितना स्टडी की बुक के लिए कितना देना है, उसके अलावा हमें अपने मतलब खर्चा बाहर कितना करना है, अपने फ्रेंड्स पे खर्चा कितना करना है, अपने कोचिंग पे कितना खर्चा करना है, ये तीनों कौन सिखाता है? इकोनॉमिक्स सिखाता है। और इस तीनों को यदि आपने मैनेज कर लिया, तीनों का मतलब ये नहीं हम थियोरिटिकल फॉर्म में बता रहे हैं, यदि आपने इस 100 रुपए के सलीके को यूज कर लिया सही सलीके से, तो आप क्या कर लेंगे, आप ग्रो कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और आप इसको अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे तो पीछे हो जाएंगे। सारा गेम यही है, सारा गेम इसी का है कि पैसों को कैसे यूज करना है, कैसे अपने नीतियों को यूज करना है, ये कौन सिखाता है? अर्थशास्त्र सिखाता है। सारा यहीं से गेम होता है। खैर चलिए, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम लोग आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रारूप, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, जहां से आपको प्रश्न पूछा गया। हमने तो रिलेट किया अभी बस अर्थशास्त्र से, आपके सिलेबस का हिस्सा मेन भारतीय अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स है नहीं। हमको बस आपसे क्या कराना था, इंट्रो करा देना था। भारतीय अर्थव्यवस्था, अच्छा अर्थशास्त्र हम अभी बोल रहे थे, अब हम आगे अर्थव्यवस्था पे। जानते हैं इन दोनों में अंतर क्या है? बताइए, अपने नॉलेज कॉमन माइंड से बताइए, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, कॉमन माइंड से आप बता देंगे अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। बोलिए, देखिए ध्यान से, शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्र किसको कहते हैं? और इस किताब से सीख कर जब आप रूल करते हैं उसको क्या कहते हैं? इज इट ओके? अर्थव्यवस्था क्या है? प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमी, यानी अर्थशास्त्र के वास्तविक रूप को आप क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह एक किताब है जिसमें कानून लिख दिया गया, रूप लिख दिया गया है ना। अब इसको उठा के आप जब यूज करते हैं तो ये क्या हो जाता है? व्यवस्था। ऐसे सीखिएगा, संविधान क्या है? कानून का किताब है, लेकिन कानून के किताब को फॉलो कौन करवाता है? जुडिशियली। तो जुडिशियरी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यायिक व्यवस्था। उसी तरह ये है, एक किताब है अर्थशास्त्र, और इस अर्थशास्त्र के किताब से सीख कर देश में इसके रूल्स को जो हम लोग रेगुलेट करते हैं उसको क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था को क्या अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अर्थशास्त्र के वास्तविक रूप को क्या कहते हैं हम लोग? अर्थव्यवस्था कहते हैं। लिख लीजिए इसको, अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र के वास्तविक रूप को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। हो गया? अब आप लोग कलम कॉपी रख दीजिए, चुपचाप स्टोरी सुनिए जो बता रहे हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित, जहां से प्रश्न ज्यादा आएगा। यह है अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है मित्रों? बताइए, क्यों मिश्रित हुआ? बताएंगे? नहीं। चलिए अब चुपचाप ध्यान से सुनते रहिए भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। 1947 में अपना देश आजाद हुआ, आप जानते हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इस देश का बागडोर किसके हाथ में गया था? प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। नेहरू बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। नेहरू ने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, वो भी पढ़े हुए थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, उसके अलावा लॉ भी किया हुआ था। नेहरू के हाथ में जब ये जिम्मेदारी दी गई, नेहरू ने कहा कि मूल जरूरत अपने देश को है क्या? इन्होंने दो चीजें देखा कि अपने देश में दो काम सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या? एक तो हम गरीब हैं, और दूसरा हमारी जनता बहुत पीछे है, टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं और हम गरीब भी हैं। इन दोनों को दूर करने के लिए नेहरू सरकार में आए, प्रधानमंत्री, तो इनको जिम्मेदारी मिली कि भाई कैसे अपने आप को बेहतर बनाना है, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम अपने अर्थव्यवस्था को किस तरीके का प्रारूप देंगे, किस तरीके का रंग देंगे, ताकि आगे आने वाले दिनों में हमारा अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाए, हम लोग मजबूत हो जाए। तो नेहरू ने कहा कि अपने पूरे पैनल को बुलाया 1947 में, देश आजाद होने के बाद। जो उनके ज्ञानी मित्र थे, आप जानते हैं किसी मंत्री या किसी बड़े व्यक्ति के आसपास कुछ ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, सभी ज्ञानी व्यक्तियों को बुलाया और मीटिंग बैठाया कि क्या किया जाए। अब प्रधानमंत्री तो हम बन गए हैं, लेकिन देश में गरीबी भी बहुत है, देश में पैसों की कमी भी बहुत है, और इन दोनों को, मतलब देश में पैसों की कमी का मतलब यह है कि राष्ट्र के पास यानी सेंट्रल के पास, गवर्नमेंट के पास भी पैसा कम है, देश में लोग भी गरीब हैं। किस तरीके का व्यवस्था किया जाए ताकि हम दोनों को बैलेंस करके ठीक कर सके। तो उसमें एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे, इनके परम मित्र थे पीसी महालनोबिस, जानते हैं? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। बहुत तेज व्यक्ति थे, बहुत कुशाग्र दिमाग के व्यक्ति थे, नेहरू के करीबी मित्रों में से एक जाने जाते थे। इन्होंने कहा, नेहरू जी ऐसा करिए, ये जो अर्थव्यवस्था वाला काम है ना, ये अपने पास रखवे मत कीजिए,
ये बड़ा कलंकित काम है। यदि कुछ गड़बड़ हुआ तो आपका सरकार भी गिरेगा, आपका इतिहास में बदनामी भी होगा। आप एक काम करिए, किसको दे दीजिए, विपक्ष के किसी मंत्री को दे दीजिए और विपक्ष के किसी नेता को दे दीजिए, आपका नाम भी हो जाएगा। देखिए नेहरू जैसा प्रधानमंत्री जो विश्व पटल पे सबसे नवजात लोकतंत्र में उठता है और देश की सबसे प्रमुख अंग उद्योग मंत्रालय को किसी विपक्ष के मंत्री को दे देता है। नेहरू ने कहा ये ज्यादा बलंडर नहीं हो जाएगा, करेंगे तो कहीं हमारा लोकप्रियता कम हो जाएगा। कहा नहीं नहीं, लोकप्रियता कम नहीं होगा। महालनोबिस ने कहा लोकप्रियता कम नहीं होगा, आप नहीं समझते, आपका नाम हो जाएगा विश्व पटल पे। नेहरू भी राजनीतिक रूप से बड़ा कुशाग्र व्यक्ति थे, बहुत चालाक थे। नेहरू ने किया क्या कि उनकी बात को मान लिया, मीटिंग बैठाया, पक्ष और विपक्ष दोनों को बुलाया और मीटिंग में कहा कि सुनो, भारतीय लोकतंत्र नवजात लोकतंत्र है, लेकिन भारत में गणतंत्र विश्व में सबसे पहले आया है। लिच्छवी गणराज्य ने बताया कि सबसे पुराना गणराज्य किसका है, हमारा है। हम इसी गणराज्य का साख को देखते हुए, अपने भारतीय परंपराओं को देखते हुए, जहां देश और विदेश, जहां दुश्मन और दोस्त दोनों का सम्मान किया जाता है, सरकार कांग्रेस की बेशक है, लेकिन हम उद्योग मंत्रालय किसको देते हैं, अपने विपक्ष के काबिल मेरे मित्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देते हैं। ये काम हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी देखेंगे कि देश का आर्थिक व्यवस्था का प्रारूप कैसा हो। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे काबिल दोस्त सरकार के साथ कदम में कदम मिलाकर सरकार को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बहुत कुशाग्र दिमाग के थे, वो समझ गए, लपेट लिया हमको। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्कुराए और वो समझ गए थे, दिमाग के बहुत तेज आदमी थे कि गड़बड़ा देगा। लेकिन अब बात वो है कि पूरे मीटिंग में बोल दिए, अब मीटिंग में बोल दिए, संविधान सभा के लोग हैं, सारे विद्वान लोग हैं, मना भी कर देंगे तो लोग क्या कहेगा, देखो उद्योग मंत्रालय लेने से डर गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास धर्म संकट, ले भी ना भी ले। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, कुछ बोला नहीं, उसमें चले गए मीटिंग के बाद। फिर अपने नेताओं से, जनसंघ के नेता हुआ करते थे, अपने नेताओं से, अपने मित्रों से बैठ के बातचीत किए क्या किया जाए। तो सारा ओवरऑल मिल के जुल के कंक्लूजन ये आया कि भाई ये लड्डू खाएंगे तो भी पछताएंगे, नहीं खाएंगे तो भी पछताएंगे, तो ऐसा करते हैं कि इस पद को ले लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगले दिन आए और बोले उद्योग मंत्री से कि मैं नेहरू जी की बातों को सम्मान करते हुए उद्योग मंत्रालय को लेने के लिए समर्थ हूं और तैयार हूं। देश को हमारी जरूरत है, हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। देश गरीबी के दौर से गुजर रहा है, देश में लोकतंत्र अभी नवजात लोकतंत्र है, लेकिन हमें विश्व के पटल पे ये बताना होगा कि हमारे यहाँ नवजात लोकतंत्र होते हुए भी विश्व में सबसे बेहतर एग्जाम्पल हमने प्रूफ किया है कि पक्ष और विपक्ष दोनों के लोगों को मंत्री बनाया है। ये भाषण में इन्होंने भी अपना हिट मारा कि चलो भाई हमारा भी नाम हो जाएगा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको ले लिया। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस बात का ज्ञात था कि इतनी बड़ी उद्योग मंत्रालय जो हम ले रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस वक्त देश में दो चीजें थी मुख्य रूप से, गरीबी, पहला क्या था, भारत में गरीबी भी था और साथ साथ सरकार के खाते में पैसे भी नहीं थे। गरीबी भी बहुत ज्यादा लोग था और सरकार के केंद्र सरकार के पास पैसा था, केंद्र सरकार का तिजोरी क्या था, खाली था और दोनों को भरना था। मुख्य कारण यही थे दोनों में। मुखर्जी ने कहा कि भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, अब इसको हम कैसे बैलेंस करके आगे बढ़ाएंगे। तो मुखर्जी ने कहा कि अब आज से सारे जो आईसीएस ऑफिसर हैं, उस वक्त आईसीएस हुआ करते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो हमारे विभाग के हैं उनके साथ मीटिंग किया डे, और उसके बाद अपने खास मंत्रियों को चुना और चुन के मीटिंग बनाया बना के और तय किया कि अब अपने देश की अर्थव्यवस्था का प्रारूप कैसा किया जाएगा। तो सारे अपने आईसीएस अफसरों को बताया कि तुम लोगों की जिम्मेदारी ये है कि देश में, विश्व में अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की कार्यरत है, पहले तुम इसकी जांच करो और इसके फायदे और नुकसान दोनों हमें बताओ, फिर हम लोग तय करेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था का प्रारूप किस तरह का होगा। ठीक है, तो आइए हुआ क्या, ये आ गया छोड़िए। तो हुआ क्या कि अब सारे आईसीएस अफसरों को ये काम दे दिया गया, कुछ उनके खास विद्वान जो थे अर्थशास्त्री, उनको भी काम दिया गया। वो सब मिलके गए और जब विश्व के सभी अर्थव्यवस्था को चेक किए कि किस तरह के कौन कौन अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर रहा है, तो दो तरह की अर्थव्यवस्था उस वक्त विश्व में कार्यरत थी। कौन कौन सी, समाजवादी और पूंजीवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी। जानते हैं आप लोग इसके बारे में? दोनों के बारे में जानते हैं या नहीं आप लोग? पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटेड है, हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, दोनों बताइए, जानते हैं? नहीं जानते हैं, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नहीं जानते हैं तो हम ही बताते हैं। एक था समाजवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
इसमें दोनों के राजनीतिक कारण थे, आर्थिक भी कारण थे। समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन फॉलो करता था? विकासशील नहीं, समाजवादी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से उस वक्त रसिया फॉलो करता था। कौन? रसिया, रूस। और रूस भारत का परम मित्र हुआ करता है, आपको पता है कई सालों से वो रूस का और भारत का अच्छा संबंध है। रूस ने नेहरू को एक प्रपोजल भेजा, कहा सुनो हम दोनों अच्छे दोस्त तो हैं ही, ऐसा करते हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं, ऐसा करते हैं तुम हमारे विचार को अपना लो, यानी तुम हमारे पार्टी को इकोनॉमी लेवल पे तुम भी अपने यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना लो, तो हम दोस्त तो हैं ही, विश्व के किसी मंच पे खड़ा होंगे तो ये कहेंगे कि सुनो भाई, नहीं होता है, जब एक ही पक्ष के 4 लोग रहते हैं तो मजबूत पक्ष होता है। तो रसिया चाहता था कि भारत को भी अपने पक्ष में ले ले। रसिया ने नेहरू जी से कहा कि सुनिए ऐसा करिए, अपने यहाँ भी समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना लीजिए, दोनों भाई मिलकर विश्व के किसी भी मंच पे जाएंगे तो ठोक के कहेंगे कि हम दोनों मिलकर एक ही अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। कौन सी अर्थव्यवस्था है वो? समाजवादी अर्थव्यवस्था। नेहरू जी भी चला, नेहरू जी ने कहा कि भाई ये कह तो रहा है सबका, भाई सब लोग चाहता है कि हमारे पार्टी में आ जाओ, तुम हमारे पार्टी में आ जाओ। रसिया भी चाह रहा था तुम हमारे पार्टी में आ जाओ। नेहरू जी ने रसिया के डेलीगेशन से कहा कि ये काम हमारा है नहीं, ये काम हमने किसको दे रखा है? ये काम हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दे रखा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तय करेंगे कि अर्थव्यवस्था का प्रारूप कैसा होगा और कैसा नहीं। तो नेहरू जी चालाक थे, अपने सर से हटा लिए तुरंत, किसके ऊपर डाल दिए? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास फोल्ड हो गया जाके मामला कि हम इसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरा एक और अर्थव्यवस्था था, कौन कौन इसको फॉलो करता है उस वक्त? अमेरिका। अब अमेरिका के बातों को नकारना तो मुश्किल है ना। अमेरिका प्रपोजल भेजा जवाहरलाल नेहरू के पास, सुनो अच्छे दोस्त हो, बढ़िया ज्ञानी व्यक्ति हो, तुम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हो, बैरिस्टर हो, लॉयर हो, अमीर घर से आते हो, अपने देश में इस अर्थव्यवस्था को अपनवा लो, बहुत फायदा होगा, हम दोनों एक साथी रहेंगे, तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करेंगे हम, विश्व में मेरी पकड़ है, तुम जो बिजनेस कहोगे, जो व्यापार कहोगे वो दे देंगे, अपना लो। फिर नेहरू जी बोले इसको अपने सर पे नहीं लेंगे। अरे ये काम हमने नहीं लिया है, किसको दे दिया है? मुखर्जी को। मुखर्जी जी के पास गया, इसको होल्ड कर दिया गया दोनों। मुखर्जी जी ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा सुनो ऐसा करो, तुम सबसे पहले सारे अधिकारी को इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी करो कि इनके फायदे और नुकसान क्या है। तो अधिकारियों ने इन दोनों के बारे में जानकारी किया कि इनके फायदे और नुकसान क्या है, समाजवादी और पूंजीवादी के बारे में। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में हम लोग जान लेंगे कि फायदे नुकसान क्या है। ये सब लिखवाएंगे लेकिन समझने के बाद, ठीक है ना, समझ लेना है कैसे कनेक्ट करना है। उसके बाद दोनों के फायदे और नुकसान के बारे में अधिकारियों ने जांच किया और एक रिपोर्ट दिया, किसको? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, लिखना बाद में है, अभी चुपचाप पहले सीख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद जब आप लोग कनेक्ट करने लग जाएंगे ना तो खुद ही समझ जाएंगे। और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब बताइए आप इन दोनों के बारे में क्या जानते हैं, कुछ इसके फिलॉसफी के बारे में जानते हैं या नहीं? आप लोग उम्मीद करते हैं कि जो लोग हिस्ट्री पढ़ा होगा वो लोग तो जानता ही होगा। जानते हैं? बताइए। दो तरह की अर्थव्यवस्था उस वक्त कार्यरत थी। एक रसिया जिसको मानता था वो कौन सा था? समाजवादी। अमेरिका जिसको मानता था पूंजीवादी। इन दोनों में फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, और नुकसान फायदे क्या क्या है देखेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेसिकली फिलॉसफी क्या कहती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की? उसका मूल्यों का निर्धारण कौन तय करता है जी? कंपनी तय करती है। पूंजीवादी लोग तय करते हैं कि सरकार किस तरीके से चलेगी। हम मूल्यों का निर्धारण, जैसे एक लाइफबॉय साबुन है वो 10 रुपए का बिकेगा या 100 रुपए का बिकेगा, ये कौन तय करता है? कंपनी। पूंजीवादी लोग तय करते हैं। उनको किस चीज से मतलब है इसमें? सिर्फ अपने फायदे से, सिर्फ अपने फायदे से मतलब है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक। और वहीं दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति जो गरीब हो या अमीर हो, हम मूल्य, जो वस्तु का मूल्य रखे इस तरीके से रखे कि दोनों लोग खरीद सके, दोनों लोग का यूज किया जा सके। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें मालिक कौन है? पूंजीवादी में कंपनी कहिए या पूंजीवादी लिख देते हैं, कंपनी मतलब पूंजीवादी ही होता है ना। पूंजीवादी जिसके पास पैसा होगा वही होता है मालिक, ठीक। और इसमें कौन मालिक होता है? सरकार, ठीक। पहला बात, मालिक कौन होता है इसमें? सरकार। सरकार तय करती है कि पैसा कैसा हो, कितना प्राइस हो, ताकि दोनों तरह के लोग, अमीर और गरीब दोनों तबका का लोग खरीद सके और जीवनोपार्जन कर सके। अब मैं आपसे पूछूं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गरीब आदमी रहेगा या अमीर आदमी? अमीर आदमी। इट इज क्लियर, अमीर आदमी, ठीक। दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसके लिए बेहतर है?
गरीब के लिए, सबके लिए ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर किसके लिए है? गरीब के लिए। समझ गए? पहला ये। दूसरा, सरकार का नियंत्रण रहता है। दूसरा बात ये था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कि मूल्यों का निर्धारण इसमें सरकार कर रही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो अमीर लोग रहेंगे वो क्या करेंगे? जो चाहे संपत्ति जितना चाहे फ्लैट ले लिया, जो चाहे जहाज अपना खरीद लिया, ये कौन करेगा? पूंजीवादी ही मालिक है। तो इसमें संसाधन कैसा होगा? संसाधन यानी संसाधन का मतलब ये होगा, संसाधन कैसा होगा? जितना चाहिए उतना खरीद सकते हैं, है ना। निजी संसाधन होगा, यानी प्राइवेट चीजें ज्यादा होंगी। लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा चीजों को, जैसे सरकारी गाड़ी, ट्रेनें खरीद लिया, किसी के पास पैसा हुआ मन के ट्रेन खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा है खरीद सकता है। क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था में होगा? नहीं, समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं होगा। सीमित संसाधन, सरकार ने कहा इसमें जो आपके जरूरत की चीजों को है, मतलब इस फिलॉसफी में जो आपका जरूरत है वो आप खरीद लीजिए, उससे ज्यादा खरीदिएगा तो हम लेके किसी गरीब को दे देंगे, ऐसे समझिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति है, अमेरिका का एक व्यक्ति है, वो किया क्या? एक मर्सिडीज खरीद लिया, बढ़िया किसी कंपनी का मालिक है, बहुत पैसा है उसके पास, मर्सिडीज खरीदा। अगले दिन उसका बच्चा रोने लगा, नहीं 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 पापा हमको मर्सिडीज पसंद नहीं, हमको फॉर्च्यूनर पसंद है। ठीक है बेटा, फॉर्च्यूनर खरीद देते, जाके फॉर्च्यूनर खरीद लाया। फिर अगले दिन उसकी बेटी रुठ गई, अरे हमको ये क्लासिक मर्सिडीज ठीक नहीं लग रहा है, 2.0 मर्सिडीज 2.0 ला। तो फिर पापा ने कहा अरे पैसे की कमी है, चलो 2.0 लेके आ जाते हैं। इसमें इसने क्या किया? जितना चाहा उतना संसाधन खरीद लिया। बात समझ गए? अब आइए दूसरा, यही रसिया में एक बाप का बेटा है, उसने कहा पापा आपके पास मर्सिडीज है, हमको मर्सिडीज अच्छा नहीं लगता है, फॉर्च्यूनर खरीदना है, फॉर्च्यूनर ठीक लगेगा। बाप के पास पैसा था ठीक ठाक, बाप ने कहा ठीक है हम फॉर्च्यूनर खरीद लेते हैं। जैसे ही बाबूजी जाके फॉर्च्यूनर खरीद के लाए, सरकार ने धीरे से एक नोटिस भेज दिया, यह फॉर्च्यूनर आपके काम के लायक नहीं है, इसीलिए इस फॉर्च्यूनर का जो लाइसेंस है वो रद्द करते हुए आपके मोहल्ले में रहने वाला रिक्शा वाला, जिसके पास ऑफिस जाने के लिए, रिक्शा चलाने जाने के लिए गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी उसको दे दिया जाता है। बात समझ गए? यानी इसमें सीमित संसाधन रखना है, जरूरत से ज्यादा रिहायशी नहीं बनना है, नहीं तो सरकार क्या करेगी? आपका सामान छीन के किसी गरीब को दे देगी। बात समझ गए? इसमें अब सवाल इसमें ये आता है कि सरकार, अभी उस वक्त स्थिति ये था इन दोनों में कि ना तो हम पूंजीवादी अपना सकते हैं और ना ही समाजवादी। हमारे यहाँ ज्यादा लोग कौन है? गरीब लोग हैं, तो पूंजीवादी अमीरों के लिए है, अपना नहीं सकते। और इसमें यह है कि गरीबों के लिए ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और दिक्कत था। ये बताइए प्राइवेट स्कूल अच्छा है या सरकारी स्कूल अच्छा है? क्वालिटी दोनों में कहाँ अच्छा रहता है? प्राइवेट में ना। सरकारी बनावटी बात मत बोलिए, सही बोलिए महाराज। हाँ, वो आपका बात कहना ठीक है, फिलोसफिकली ठीक है बात, लेकिन आप अभी कॉन्सेप्ट पे आइए। बिजनेस के, ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, इकोनॉमिक्स से बिजनेस से सीखना है, बिजनेस के माध्यम से पढ़ना है, पैसे के माध्यम से बात मत कीजिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे प्राइवेट, अच्छा प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप अपने बेटे को पढ़ाइएगा कि सरकारी में? सही बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा। लोग कहाँ पढ़ाइएगा? यार सब झूठ बोल रहे हैं, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सब लोग प्राइवेट में पढ़ाएगा, सब लोग प्राइवेट में। प्राइवेट का सिस्टम ठीक है, आप ये मानते हैं कि अंग्रेजी जरूरी है, अंग्रेजी पढ़ाया जाता है? नहीं ऐसा मत कहिए। अच्छा चलिए, प्रैक्टिकली आपका ठीक है, हो सकता है गांव में, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, आप इस बात को मानिए, बहुत सारे स्कूल हैं, मैं जानता हूं, मेरे घर के बच्चे पढ़ते हैं, मैं जानता हूं बहुत सारे स्कूल हैं जहां सिस्टम ठीक है। आप दिल्ली के डीएवी को जाकर देख लीजिए। खैर चलिए, ये आपका पर्सपेक्शन है, ठीक है, आपका पर्सपेक्शन है, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग कंटेंट पे आते हैं, छोड़िए। तो हमने क्या कहा कि सरकारी स्कूल, आप ये बात मानते हैं ना, सरकारी स्कूल में ज्यादा एडमिशन हो रहा है अभी के समय में, इस बात को तो मानते हैं? यानी आप ये कह लीजिए क्वालिटी वहां, अच्छा ये छोड़िए, स्कूल से हटाइए, प्राइवेट बस अच्छा लगता है कि सरकारी बस? सरकारी बस आपको अच्छा लगता है? एसी प्राइवेट बस, अरे रेट कम छोड़िए ना महाराज, रेट कम। सुविधा में मैं पूछ रहा हूं, सुविधा किसका ठीक है, प्राइवेट का कि सरकारी का? प्राइवेट का ठीक है, यानी क्वालिटी प्राइवेट का ठीक है, इस बात को आप भी मानते हैं? यानी क्वालिटी यहाँ अच्छा है। सरकारी बस झरझर झरझर पटपट पटपट करता रहता है। आप नया नहीं भाई, पूरा जोड़ के देखिए ना, आप सिर्फ नए में मत देखिए, है ना। अच्छा सरकारी स्कूल खराब रहता है, आपको पता है ना, सरकारी स्कूल पूरा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, आप देखिएगा कहीं महक रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। प्राइवेट स्कूल को देखते हैं एकदम एसी लगा हुआ है, ये वो,
वो ठीक है, अरे इट इज ओके बट स्टिल हम लोग अभी कंटेंट के बिहाफ ऑफ द कंटेंट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, हम लोग कंटेंट के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा रखिए उसको, उसके बारे में भी बात करेंगे अभी आगे आएंगे। तो क्वालिटी, आप मानते हैं कि प्राइवेट में क्वालिटी ठीक होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं कि सरकारी, अब तो मानिएगा इस बात को, यहाँ कैसे नकार दीजिएगा, प्राइवेट में जाते हैं ना, यहाँ नकार दीजिएगा, सदर अस्पताल में जाइएगा ब्लड टेस्ट करने के लिए, पता चलेगा 4 घंटा बाद ब्लड का रिपोर्ट दिया, तब तक आदमी डेंगू हुआ था, एक और बीमारी हो गया, टाइफाइड वाइफाइड सब साथे हो गया। प्राइवेट में जल्दी होता है, तो प्राइवेट का व्यवस्था यहाँ ठीक है। और प्राइवेट कहाँ रहेगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्वालिटी जहां ठीक रहता है वहां क्या होता है? डिमांड ज्यादा होता है। क्वालिटी जहां ठीक होता है वहां डिमांड ज्यादा होता है, और जब डिमांड ज्यादा होता है तो सप्लाई भी इसका ज्यादा होता है, और सप्लाई ज्यादा होता है तो यानी रोजगार, अब सप्लाई ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगा, तो जो लोग ज्यादा इन्वॉल्व होंगे ना काम में, तो रोजगार भी यहाँ ज्यादा मिलेगा, और रोजगार ज्यादा मिलेगा यानी ओवर, और ये है कि सरकार को यहाँ से टैक्स भी सबसे ज्यादा मिलेगा, है ना, यानी सरकार का मुनाफा किसमें है? प्राइवेट में। मानते हैं इस बात को? अब आइए समाजवादी अर्थव्यवस्था पे। सरकारी स्कूल नहीं, सरकारी सदर अस्पताल मान लीजिए, सदर अस्पताल का कैसा क्वालिटी है? बहुत खत्म क्वालिटी है। इस बात को कोई माने या मत माने, हम लिटरली कह रहे हैं, ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। हो सकता है कि कोई नेता लोग देखो तो हमारे ऊपर ख्याल ये कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वकील हैं हम, बोल रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सोच के बोल रहे होंगे। तो क्वालिटी यहाँ खराब होता है, और जब क्वालिटी खराब होता है तो वस्तु बिकता है या नहीं बिकता है? बाजार में नहीं बिकता है, डिमांड उसका कम हो जाता है, और डिमांड कम हो जाए तो बिकेगा कम तो सरकार को टैक्स कम मिलेगा, यानी सरकार को यहाँ क्या है? घाटा है। मानते हैं इस बात को? नेहरू ने तो ये जिम्मेदारी दे दिया था मुखर्जी को। मुखर्जी ने कहा कि ऐसा डायलेमा में फंसाया ये बंदा, हम समझ में नहीं आ रहा है, इसको अपनाए कि इसको अपनाए। यदि इसको अपनाते हैं तो सरकार का जो खाली तिजोरी है वो भर जाएगा, लेकिन यहाँ गरीब लोग और मर जाएगा, ठीक है। और इसको अपनाते हैं तो गरीब लोग तो ठीक रहेगा, लेकिन सरकार का तिजोरी क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। सोच में पड़ गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बड़े रिसर्च किए, 1-2 महीना लगातार इस पे एक देश के फिलॉसफी को सीखने का प्रयास किए। फिर देश में कई नीतियां आई हुई थी, पहले उसको भी पढ़ने का प्रयास किए। बाद में इन दोनों को जोड़ के, तारीफ करना चाहिए मुखर्जी को, इन दोनों को जोड़ के एक नई अर्थव्यवस्था का प्रारूप दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कहा कि सुनो, ना तो हम रसिया को मना करेंगे और ना ही अमेरिका को मना करेंगे, दोनों दोस्त हैं हमारे, दोनों रहेंगे, और हम दोनों को हाथ जोड़ लेंगे। नहीं होता ना, इसका भी मन रख लेंगे, उसका भी मन रख लेंगे, लड़ाई दोनों से नहीं करेंगे। अमेरिका ने कहा तुम तेज बन रहे हो, हमारा बात नहीं मान रहे हो, रसिया का बात मान रहे हो। मुखर्जी ने कहा कहाँ हुजूर, परम मित्र हैं आप हमारे, देखिए आप हमारे यहाँ आके देखिए, हम आप अपने मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी जोड़े हैं, प्राइवेट स्कूलों को हमने परमिट दे दिया है सरकारी स्कूल के साथ साथ। कौन सी अर्थव्यवस्था है ये? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें मालिक कौन होता है? प्राइवेट स्कूलों का मालिक कौन होता है? कौन होता है मालिक? पूंजीवादी, उसका मालिक ही होता है। प्राइवेट स्कूल का ऑनर कौन है? ऑनर है जो उसका डायरेक्टर होता है। सरकारी स्कूल का ऑनर हेडमास्टर होते हैं, सरकार होती है। उसने कहा कि देखिए हुजूर, उससे फिर रसिया ने कहा बहुत तेज बन रहे हो तुम, हमारी अर्थव्यवस्था को नहीं मान रहे हो, जब जरूरत पड़ता है हम ही बचाते हैं तुमको। मुखर्जी ने कहा अरे भाई क्या बात करते हो, परम मित्र हो तुम हमारे, हम तो लिफाफा लगाए हैं अमेरिका का, काम तो तुम्हारा कर रहे हैं, आके देखो हमारे यहाँ सरकारी स्कूल खोले हैं, उसके मालिक हम हैं। मुखर्जी खेल गए, ना तो बाहर से नीतियों को खराब किया, और किसको बचा लिए? गरीब के लिए सरकारी स्कूल, अमीर के लिए प्राइवेट स्कूल। यहाँ से पैसा भी आ रहा है सरकार के पास, और गरीब बच्चों का भी सरकारी स्कूल में पालन पोषण पढ़ाई लिखाई हो जा रहा है। मुखर्जी का दिमाग था ये। उन्होंने कहा मिश्रित अर्थव्यवस्था लाएंगे, ना तो गरीबों को मरने देंगे, ना अमीरों का पैसा छोड़ेंगे, उससे भी पैसा लेंगे और गरीबों को भी जिलाएंगे। ये किसने किया? मुखर्जी ने। मुखर्जी ने इन दोनों को जोड़ के एक अर्थव्यवस्था नया लाया, जिसका नाम हमने क्या बोला? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब समझ गए मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारूप कैसा था? चलिए, अब कोई डाउट? एक सेकंड, अब कोई डाउट तो नहीं है? कुछ डाउट है तो इनने अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे आया? कोई पूछेगा कि क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रारूप है? तो आप क्या बोलेंगे? हाँ। कोई पूछेगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रारूप है? तो है। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को जोड़ के हमने क्या बनाया? इसीलिए कहता है विश्व में सब कहता है इंडियंस आर इंटेलिजेंट, हमको जहां फायदा होता है हम दोनों को ले लेते हैं, घाटा छोड़ के फायदा दोनों का ले लिए, और इसको जोड़ के हमने क्या बना दिया?
मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये दिमाग किसका था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। लिखिए, भारत का प्रारूप, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रारूप कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है। अब समझ में आया क्यों हम प्राइवेट सरकारी स्कूल बता रहे थे? आप पूरा क्वालिटी बता दे रहे थे। हो गया? डन? 12, 22, 12:30 हो गया क्या? थोड़ा लंबा क्लास लेंगे, चलिए 1 तक। अब मजा नहीं आएगा, फिर कॉन्सेप्ट बीच में से छूटेगा, आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। इसको कंटिन्यू, किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना? अच्छा लग रहा है? कंटिन्यू। तो इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को का कॉन्सेप्ट दिया 1948 में। अपना संविधान कैसा है? लिखित संविधान है, और अपने यहाँ जो कानून आता है उसको क्या करना पड़ता है? संविधान सभा में लाके उस वक्त पास कराना होता था। 1947 के बाद संविधान सभा ही था, पास कराना पड़ता है। तो 1948 में एक औद्योगिक नीति आया। क्वेश्चन पूछा हुआ था इस बार इससे। भारतीय औद्योगिक नीति, लिखिए इसको, हेडिंग डालिए, भारतीय औद्योगिक, हाँ, भारतीय औद्योगिक नीति 1948। इससे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय औद्योगिक नीति 1948 लाया। किसने पेश किया इसको? किसने पेश किया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लिखिए नीचे पॉइंट देके, प्रथम उद्योग मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और भारतीय औद्योगिक नीति 1948 को किसने पेश किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन दोनों पॉइंट्स को लिखिए, पूछ देता है आपसे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय औद्योगिक नीति 1948 को पेश किया। भारत के प्रथम उद्योग मंत्री कौन है? ये भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कॉमन माइंड में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। लिखिए, पॉइंट दे करके लिख लीजिए। भारतीय औद्योगिक नीति, हाँ लिखिए पॉइंट देके, भारतीय औद्योगिक नीति 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पेश किया। हो गया? उसके बाद भारत के प्रथम उद्योग मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा। अब सवाल ये आता है, मुखर्जी भी थे चालाक। उन्होंने कहा कि ये नेहरू इतना पक्ष का नेता है, प्रधानमंत्री बना, हमको एगो उद्योग मंत्रालय थमा दिया, जो सबसे ज्यादा संकट का काम था, कि यदि हम ठीक करते तो अभी नाम किसका होगा? नेहरू का। खराब करते तो बदनाम हम हो जाते, कि देखो देखो ये विपक्ष का नेता है, इसको वो काम दिए, ये ढंग से नहीं किया, ये कॉन्स्पायरेसी रच के क्या किया? देश को डुबा दिया। इसके लिए देश इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी पार्टी इंपॉर्टेंट है, ये सत्ता में आना चाहता है। नेहरू भी खेले थे बढ़िया राजनीति, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी चला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि हम इसकी किसी भी पॉलिसी को सक्सेस नहीं होने देंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1948 की औद्योगिक नीति पेश किया, और इसमें 3 मुख्य बातें लिखवाया। क्या क्या देखेंगे? क्या क्या लिखवाया? पहला, इन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। दूसरा, इन्होंने कहा हमारी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होगी? बंद अर्थव्यवस्था होगी। क्लोज्ड इकोनॉमी जानते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्यों किया गया बताएंगे? बंद अर्थव्यवस्था क्यों किया गया? बंद अर्थव्यवस्था करने के पीछे कारण क्या था? याद है, सबसे पहले पुर्तगाली भारत में किस काम से आए थे? कालीकट में मसाला का व्यापार करने। अंग्रेज किस लिए आए थे? व्यापार करने। और भारत पे क्या किए? अपना कब्जा जमा लिया। मुखर्जी ने कहा कि ये जिन जाहिलों से हम 300 साल तक लड़े हैं, पुर्तगालियों से, डचों से, फ्रांसीसियों से, अंग्रेजों से, अब इनने हमारे देश को इतना लूटा खसोटा है, अब और कोई आके हमारे देश को लूटे खसोटे नहीं, इसलिए हम अपने कानून में क्या कर देंगे? अर्थव्यवस्था को बंद कर देंगे। ना तो कोई बाहर की कंपनी हमारे यहाँ आएगी, ना ही हम बाहर कहीं जाएंगे। इसीलिए या तो ना ही हम आयात करेंगे, ना ही निर्यात करेंगे। यानी इसका मतलब समझ रहे हैं ना? आयात निर्यात को बंद कर दिया गया। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? कि दूसरे देशों के साथ हमने आयात निर्यात को बंद कर दिया। ये किसने कहा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। बहुत माइल्ड स्टोन, उस वक्त के लिए जो डिसीजन था, मेरे हिसाब से माइल्ड स्टोन
मतलब डिसीजन था। चलिए 2 पॉइंट, इन दोनों को डिसीजन किसने लिया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तीसरा कहा कि नेहरू तुम बन बहुत चलाक रहे हो, प्रधानमंत्री खुद बन गए, अध्यक्षता संविधान सभा होता है तो तुम संभालते हो, इतना बड़ा पद ले लियो, नाम बहुत है तुम्हारा। इन्होंने कहा कि अब हम इस नीति में एक और नया पॉइंट जोड़ेंगे, भारतीय उद्योग का संविधान कहा जाएगा इस नीति को। अब कोई जानेगा कि उद्योग का संविधान किसने बनाया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया। इसीलिए इसमें तीसरा पॉइंट जोड़ दिया कि औद्योगिक नीति 1948 को क्या कहा जाएगा? भारतीय उद्योग का संविधान। ध्यान रखिए, ये पेश किया गया भारतीय उद्योग का संविधान। एक सेकंड रुक जाइए, क्या कह रही हैं बताइए इसके बारे में। मैंने कहा कि नेहरू जो थे प्रधानमंत्री थे, संविधान सभा को लीड कौन कर रहा था? मुख्य तौर पे नेहरू ही कर रहे थे। नेहरू सबसे बड़े नेता थे। भारतीय संविधान में अंबेडकर के बाद किसी का नाम लिया जाता है तो नेहरू का नाम लिया जाता है, ये सब आप जानते हैं। नेहरू का पक्ष सबसे बड़ा था कि भारत का सत्ता संभालने वाला कौन व्यक्ति है? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री। संविधान का मालिक उस वक्त कौन था? नेहरू ही थे। मुखर्जी ने कहा कि इतना बड़ा काम हमको दे दिए और संविधान का मालिक तुम हो जाओगे। मुखर्जी ने कहा कि सुनो नेहरू, अब इसी नीति में एक और पॉइंट पेश होगा जिसमें कहा जाएगा भारतीय उद्योग का संविधान किसको कहते हैं? भारतीय औद्योगिक नीति 1948 को। अब भारतीय औद्योगिक नीति 1948 की बात की जाएगी तो भारतीय औद्योगिक नीति 1948 किसने पेश किया था? तो इसका क्रेडिट किसको जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। ध्यान रखेंगे इसको, इसीलिए किया गया। लिख लीजिए ये पॉइंट, भारतीय उद्योग का संविधान किसको कहते हैं? भारतीय औद्योगिक नीति 1948 को। भारतीय उद्योग के संविधान का पिता किसको कहते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और वैसे क्रेडिट जाता भी है, इतने बड़े बातों को डिसीजन ले लेना कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, आम बात नहीं है। दिमाग खराब हो जाएगा जब आप दो बड़ी बड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाएं आपके ऊपर आ जाएं कि तुम हमारा मान लो, तुम हमारा मान लो, आदमी डर से हालत खराब हो जाएगा। इस व्यक्ति ने किया क्या? दोनों अर्थव्यवस्था को मान लिया। रसिया कहता था अरे भैया आपका भी तो बात रखबे की है। अमेरिका का अरे भाई आप तो मालिक हैं, आपका बात कैसे नहीं रखेंगे? समझ गए? इस तरीके से इनका भी, मुखर्जी का भी बहुत बड़ा हिस्सा था। ये भारतीय औद्योगिक नीति 1948 मुखर्जी ने पेश किया। यहां से अपनी अर्थव्यवस्था का प्रारूप कैसा हो गया? मिश्रित। अब पूछा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कब बना, तो क्या बताएंगे? कब बना? 1948 में। भारतीय औद्योगिक नीति 1948 के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप दिया गया। ठीक है, ओके। मिश्रित अर्थव्यवस्था का फिलॉसफी आप लोग जानते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोनों के नीतियों को जोड़ के क्या बनाया गया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए अब भारतीय औद्योगिक नीति 1948 में मुखर्जी ने पेश किया, और पेश करने के बाद इनको कहा जाता है, सो कॉल्ड जो बीजेपी के लोग किताबों में लिखते हैं कि इन्होंने पहले ऐसे उद्योग मंत्री थे जो अपने कैबिनेट से रिजाइन किए। अब मुखर्जी ने कहा कि हमने अपना मूल काम तो कर दिया, देश के कल्याण का काम करना था, हमने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, अब इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? सही भी है भाई, इतना बड़ा काम ले लेना आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया, और रिजाइन देने के बाद कहा जाता है कि कश्मीर के एक जेल में इनको कांग्रेस नहीं बल्कि सरकार, लाइव जा रहा है, सरकार ने बंद करा दिया था, और उसके बाद उसमें उसकी मृत्यु हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के लोग जो किताबों में कहते हैं वो कहते हैं। खैर वो छोड़िए, पॉलिटिकल मामला है। 1948 से इस नीति को फॉलो होने लग गया। 1950 में अपना देश क्या हो जाता है? संविधान लागू हो जाता है। 1950 में आपको पता है संविधान लागू हो गया, देश में सिस्टम सारा तरीके से चलने लगा। प्रधानमंत्री का प्रभार किसके हाथों में चला गया? नेहरू के हाथों में। पूरी कांग्रेस की सरकार बन गई, बेहतरीन तरीके से सरकार चल रही थी। ऑब्जर्व किया गया कि पिछले 48 में औद्योगिक नीति आया, लगातार ऑब्जर्व किया गया। 1956 तक जब देखा गया तो 1956 में ऐसा स्थिति आ गया था मित्रों कि देश, मान लीजिए आप आयात निर्यात दूसरे देश से नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बात पता है कि फ्रांस आपसे आगे है, आपको पता है अमेरिका आपसे आगे है, ये तो आप जानते हैं। फ्रांस और अमेरिका तो इंडिया से आगे ही था उस टाइम। वहां नई नई मशीनें आ रही थी, नया नया उपकरण आ रहा था। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग अभी भी पुराने उपकरणों को यूज कर रहे थे, क्योंकि जब हम वहां ना जाएंगे ना आएंगे तो सीखेंगे कैसे? 1956 में ये आया। पीसी महालनोबिस ने कहा नेहरू से कि नेहरू जी, अपना देश बहुत पीछे हो रहा है, हम ऐसे ही 100 साल पीछे और देशों से चल रहे हैं, और यदि हम दूसरे देशों से नहीं सीखेंगे मॉडर्नाइजेशन को, ग्लोबलाइजेशन को, तो हम और पीछे हो जाएंगे। नेहरू ने कहा क्या किया जाए?
तो नेहरू ने कहा कि पीसी महालनोबिस ने नेहरू को सजेस्ट किया कि ऐसा करिए कि इस बंद अर्थव्यवस्था के प्रारूप को बदल दीजिए, इसमें कुछ बदलाव करिए, यदि नहीं बदलाव करिएगा ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश के लोग बहुत पीछे रह जाएंगे, अभी भी 100 साल पीछे हैं और पीछे रह जाएंगे। तो पीसी महालनोबिस के सजेशन पे नेहरू ने कहा कि किया क्या जाए, बंद अर्थव्यवस्था को बदल देना तो गलत डिसीजन होगा। मान लीजिए बंद अर्थव्यवस्था को हम खुले अर्थव्यवस्था में बदल देते हैं और फिर बाहर की कोई कंपनी आए और कब्जा कर ले तो कौन बदनाम हो जाएगा? नेहरू बदनाम हो जाएंगे कि नेहरू ने, मुखर्जी ने अच्छा किया, नेहरू ने क्या किया, उस अर्थव्यवस्था का प्रारूप बदल दिया, इसके कारण कंपनियां आए और देश आजाद हो गया। यदि गलती से भी ऐसा हो गया तो हम तो इतिहास में बदनाम हो जाएंगे। तो नेहरू ने कहा नहीं, ये काम तो नहीं करेंगे। तब पीसी महालनोबिस ने कहा कि आप एक बात जानते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक शब्द जोड़ा हुआ है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, हमने अभी बताया। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार क्या करती है, किसके लिए ज्यादा काम करती है? लोक कल्याण, गरीबों के लिए। आप ऐसा करिए, एक नया औद्योगिक नीति पेश करिए और उसमें कहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था ही रहेगी, लेकिन हम अपने गरीब लोगों के कल्याण के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, हमारे गरीब गुरबों के कल्याण के लिए हम बाहर से आने वाली चीजों को रोकेंगे नहीं। यदि दूसरा कोई देश हमें मदद करना चाहता है, दूसरा कोई देश आके हमारे यहाँ किसी कंपनी को बनाने में मदद करेगा तो हम उसको नहीं रोकेंगे, हम उसके लिए परमिट दे देंगे। क्यों? क्योंकि हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के हिस्सा हैं, हम लोग कल्याण के लिए ये स्टेप ले सकते हैं, हमारा अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था रहेगा। यानी हम किसी बाहर की कंपनी को ओनरशिप नहीं देंगे, मालिक नहीं बनाएंगे, लेकिन बाहर की कंपनी आके हमारे गरीब लोगों की मदद करने के लिए कोई नई फैक्ट्री बैठा रही है तो फैक्ट्री हमारा रहेगा, लेकिन वो मदद कर सकती है, हम इस तरह का प्रारूप दे देंगे तैयार। तो 1956 में ये सारा होने के बाद नेहरू ने ये डिसीजन तो कर लिया, फ्रेम कर लिया इस काम को, लेकिन जैसे नेहरू को पता चला कि भारतीय जनमानस के बीच में ये बात जाएगा तो क्या होगा। लोग इमोशनल थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेके, हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हुई थी। और औद्योगिक नीति कौन पेश करता है? उद्योग मंत्री, और उस वक्त के उद्योग मंत्री थे टीटी कृष्णाचारी। नेहरू ने कहा यदि यह व्यक्ति जाके उद्योग मंत्री इस पॉलिसी को पेश करेगा, नया पॉलिसी को, ना तो जनता मानेगी ना ही नेता लोग मानेंगे। तो नेहरू ने यह कष्ट उठाया और पहला बार ऐसा हुआ कि उद्योग नीति पेश होता है और उद्योग मंत्री के रहते हुए, उद्योग मंत्री जीवित हैं, अपने पद पे हैं। नेहरू ने कहा सुनो, लोकसभा में आ मत जाना, तुम बाहर रहना, और कहेंगे कि उद्योग मंत्री एब्सेंट है और हम प्रधानमंत्री होते हुए हम इस नीति को पेश कर देंगे, ताकि नेहरू से भी जनता कनेक्टेड थी, नेहरू को बड़ा नेता माना जाता था, तो नेहरू को बात के लोग काटेंगे नहीं, इसलिए उस वक्त के उद्योग मंत्री को लोकसभा से ही हटा दिया गया। तुम लोकसभा में उस दिन एब्सेंट रहोगे, समझ लो तुम्हारा पैर टूट गया है, जाकर सो जाओ। ठीक, मतलब ऐसा था नहीं, ऐसा कहा गया कि तुमको बस एब्सेंट रहना है। टीटी कृष्णाचारी थे उद्योग मंत्री को एब्सेंट करा दिया गया और नेहरू आते हैं और नई औद्योगिक नीति 1956 को पेश करते हैं, है ना। अगला पॉइंट लिखेंगे, भारतीय औद्योगिक नीति 1956। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रारूप को थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। ठीक है, सबको समझ तो आ रहा है? कोई दिक्कत, कहीं किसी कंटेंट में दिक्कत हो जो आप नहीं रिलेट कर पा रहे हैं तो बताइएगा। अभी हम सिलेबस पे गए ही नहीं है, हम आपको बस कनेक्ट कर रहे हैं, सिलेबस पे चलेंगे नेक्स्ट क्लास से। भारतीय औद्योगिक नीति 1956 किसने पेश किया? लिखिए, पेश किया किसने? पेश पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक और क्वेश्चन आता है यहां से, उस वक्त उद्योग मंत्री कौन थे? टीटी कृष्णाचार्य। लिख लीजिएगा, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। किसने पेश किया ये नहीं पूछता है, ज्यादा तक पूछता है कि उस वक्त उद्योग मंत्री कौन थे। उद्योग मंत्री को ही सदन से एब्सेंट करा दिया गया। उद्योग मंत्री कौन थे उस टाइम? टीटी कृष्णाचार्य। टीटी कृष्णाचार्य, ठीक है। पहला बार ऐसा हुआ कि जीवित उद्योग मंत्री पद पे पदासीन है, स्वस्थ है, लोकसभा से भगा दिया गया, भाई तुम बाहर रहो। सवाल ये था कि लोग इमोशनल थे, कोई नेता मरता है तो उसके प्रति जनता तो टीटी लंबा नाम है, छोड़िए मत, टी कृष्णाचार्य याद रखिएगा, उसी से हो जाएगा। साउथ के थे, उनका नाम लंबा है, हमें भी ध्यान नहीं है। वैसे हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, जो आपको मिलेगा। नोट्स मिला है कि नहीं यहाँ से इकोनॉमिक्स का? अच्छा, मिल जाएगा।
चलिए वो कुछ उल्टा नाम है, कैसे त्रिहदेवा करके कुछ नाम है, ध्यान नहीं है हमको, बता देंगे वैसे कहिएगा तो। अगला मुख्य काम इसमें क्या हुआ 1956 की औद्योगिक नीति में, तो ध्यान रखेंगे इसका मुख्य काम हुआ कि हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था को रिटेन रूप में लिखा। क्या कहाँ लिखा? रिटेन रूप में, कि हम समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक लाइन जोड़ दिया गया इसके नीचे कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित के साथ साथ कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है, बस यही जोड़ दिया गया। और इसके बाद संवैधानिक रूप से परमिशन दिया जाने लगा कि हाँ भाई आना चाहते हो, तुम क्या बनाना चाहते हो? बरौनी ऑयल रिफाइनरी, हाँ हाँ हमारे गरीब लोगों की जरूरत है, आओ मदद करो रसिया, हम तुम्हारे साथ हैं। बरौनी ऑयल रिफाइनरी के लिए किसने मदद किया है? रसिया ने। क्यों मदद किया? पहले तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना ही था, तो मदद ही नहीं करता। नेहरू ने कहा कि सुनो, हम समाजवादी अर्थव्यवस्था हैं और तुम भी हमारे समाजवादी वाले भाई हो, क्या करेंगे? तुम्हारी बातों को हम मानते हैं, ठीक है? तो इसलिए इसमें एक शब्द जोड़ा गया, क्या? समाजवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित भी है और समाजवादी भी जोड़ दिया गया, बस हाईलाइट कर दिया गया इसको, समाजवादी अर्थव्यवस्था को हाईलाइट कर दिया गया कि हम अपने गरीब कल्याण के लोगों के लिए बाहर के आने वाले लोगों को नहीं रोकेंगे। मुख्य रूप से बस यही एक लाइन था, इसके लिए काम को, इस औद्योगिक नीति को लाया गया, बाकी सेम था। ठीक हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ा जाए। 1956 से इस बार बीपीएससी प्री ने क्वेश्चन पूछ दिया था। अभी जो एग्जाम हुआ है 30 तारीख को, उसमें 1956 से प्रश्न था, एज इट इज यही प्रश्न था, इसलिए हमने सोचा कि पूरा लाइन से कर। उसके बाद और कई नीतियां आई जो इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ना है। अब सीधे आपको कहाँ जाना है? 1991, 1991, और 12 मिनट लगेगा, 12-15 मिनट लगेगा, 38 हो रहा है, 1 बजे छोड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है? पीसी महालनोबिस से आता है, वो बताएंगे। योजना में द्वितीय पंचवर्षीय मॉडल में पीसी महालनोबिस मॉडल उनको बोलते हैं, उसके अध्यक्ष वही थे, उसको अलग तरीके से बताएंगे, वो जब हम योजना पढ़ाएंगे तब बताएंगे उसके उनके बारे में। पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस उनका पूरा नाम है, उस पर बात करेंगे। अभी इसको देखेंगे, इस फॉर्म को, भारतीय औद्योगिक नीति को पूरा करेंगे। 1956 से नीतियां आती रही, बनती रही, बिगड़ती रही, इसमें मेजर बदलाव होते थे। 70 में भी आया, 80 में भी आया, 81 में भी आया, नई नई हल्का हल्का बदलाव। जो उद्योग मंत्री आता था अपने नाम के लिए एक नीति पेश कर देता था ताकि उसका नाम भी इतिहास में हो जाए, उससे प्रश्न नहीं आता है क्योंकि उसमें कुछ मेजर बदलाव नहीं आया। आइए 1990 याद है आपको? 1990 और 1991 का दौर याद होगा। उस वक्त सरकार किसकी थी? 1991 में सरकार किसकी थी? पीवी नरसिम्हा राव, जिनको कहा जाता है भारतीय राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी भारत में। पूरा विश्व में मतलब रिसेशन चल रहा था, मंदी आया था, हुआ था विश्व में, अमेरिका रोने लग गया था, रसिया का हालत खराब है, फ्रांस का हालत खराब है, सबके हालत खराब है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था उस वक्त टिकी हुई थी। क्यों टिकी हुई थी? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कौन है? किसान। किसान हमेशा, कृषि। अभी भी लगभग 45 से 55% इकोनॉमी को कौन रोक के रखता है? किसान। ध्यान रखिएगा, किसान उस वक्त बहुत तरीके से हमारे यहाँ नहीं था, लेकिन सवाल यह था कि जब विश्व में मंदी आ जाएगा तो हमारे यहाँ भी आ जाएगा। अब नए नए जो अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट लोग थे, वो लगे लेटर लिखने, पत्र लिखने, विश्व अर्थव्यवस्था के मंदी से गुजर रहा है और भारत का प्रधानमंत्री को कोई चिंता ही नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री मूर्ख है, ये है वो है। काम है, क्रिटिक्स तो राजनीति में लोग करते हैं। विपक्ष भी सवाल उठाने लगा, नींद में सोया हुआ प्रधानमंत्री भारत का, जब विश्व में मंदी छाया हुआ है, भारत का प्रधानमंत्री को नींद से छुट्टी नहीं मिलता है। लगातार ये आर्टिकल आने लगा। अब न्यूज़पेपर तो प्रधानमंत्री पढ़ते ही है। प्रधानमंत्री के सलाहकार पीवी नरसिम्हा राव के सलाहकारों ने कहा कि हुजूर ठीक हो नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। इतना लगातार सभी इकोनॉमिस्ट लोग, सभी विपक्षी लोग लिख रहे हैं आपके खिलाफ। उन्होंने कहा जरा पता करो तो, आरबीआई से पूछो तो क्या मामला चल रहा है। आरबीआई के गवर्नर को बुलाया गया, रिपोर्ट करो क्या मामला चल रहा है। तो आरबीआई के गवर्नर का, हुजूर हम तो डर से नहीं बता रहे थे, पूरे देश में मात्र 15 दिन का खाना पीने का पैसा बचा हुआ है। अरे प्रधानमंत्री शौक रहे, तुम बताया नहीं? हाँ सर 15 दिन का ही। कितने दिन का रिजर्व बचा हुआ था हमारे पास? मात्र 15 दिन का। पीवी नरसिम्हा राव कपार पे हाथ पकड़ के बैठ के बोले प्रधानमंत्री आवास पे ये क्या होगा? बोला कि सारे अर्थशास्त्रियों को बुलाओ। अर्थशास्त्री आए, इनसे बात हुआ, कहा कि भाई सभी अर्थशास्त्रियों ने हाथ उठा दिया, हुजूर हम क्या कर सकते हैं, पूरे देश में, पूरे विश्व में आया हुआ है रिसेशन, आपके यहाँ भी मंदी आएगा। अर्थशास्त्रियों ने लिखना स्टार्ट कर दिया था कि अब जिस दरवाजे, भारत के दरवाजे पे आके रिसेशन, मंदी दरवाजा खटखटा रहा है और भारत का प्रधानमंत्री नींद में सोया है, उसको फर्क नहीं पड़ता है मंदी आएगा या जाएगा। लगातार उनकी बुराई हो रही थी।
पीवी नरसिम्हा राव को राजनीति का चाणक्य ऐसे नहीं कहा जाता, बड़े तेज, बहुत ही कुशाग्र दिमाग के आदमी थे। उन्होंने कहा कि भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उसी में से एक व्यक्ति थे, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, वहीं के एक प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा ये कि यहाँ का स्टूडेंट है, पूरे वर्ल्ड में टॉप एक वेबरल एग्जाम होता है ऑक्सफोर्ड के लिए, उस वेबरल में टॉप किया था, 100% स्कॉलरशिप लिया है। बड़ा ही कुशाग्र दिमाग का व्यक्ति है, ऑक्सफोर्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर है, पढ़ा रहा है। वो कुछ कर सकता है विश्व में। उसके अर्थशास्त्र, उसके अर्थव्यवस्था और शास्त्र के ज्ञान को लोहा माना जाता है। कौन था? मनमोहन सिंह। सर उसको कराइए, उसको अप्रोच करिए, वही कुछ बता सकता है। पीवी नरसिम्हा राव गए, यही सुने, बोले जरा पता करो ये कहाँ है। पता कराया गया, पीएमओ से पता कराया जाता है, प्रधानमंत्री ऑफिस पता कर रहा है किसी व्यक्ति को, समझ रहे हैं। हमारे पास फोन आ जाए हम कूदने लग जाए खुशी से। प्रधानमंत्री ऑफिस किसी साधारण व्यक्ति को नहीं ढूंढता है। सोचिए किसको ढूंढ रहा है? मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह उस वक्त ऑक्सफोर्ड के असिस्टेंट प्रोफेसर थे। मनमोहन सिंह 6 घंटा पढ़ा के आके सोए हुए थे। मनमोहन सिंह का नंबर ऑक्सफोर्ड के यूनिवर्सिटी से निकलवाया गया, उनको फोन किया गया। पीवी नरसिम्हा राव अपने पर्सनल फोन से 6 बार फोन किए हैं। मनमोहन सिंह सोए हैं भाई, उठाए ही नहीं। मनमोहन सिंह सुबह उठे तो उनको पता चला कि प्रधानमंत्री ऑफिस से, अरे शौक हो गया, अरे बाप रे, हमको प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री याद कर लिया, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। मनमोहन सिंह ने रिटर्न पीएमओ को कॉल किया। पीवी नरसिम्हा राव को रात भर नींद नहीं आया है, जगे हैं रात भर कि कब हमको मनमोहन सिंह का फोन आएगा, याद करेंगे। वो भी लक्की आदमी थे भाई, नाम लेते उस व्यक्ति का। अर्थशास्त्र के मामले में तो कोई कुछ भी कहे, मानना पड़ेगा कि मनमोहन सिंह ने बहुत कुछ किया है। मनमोहन सिंह फोन करते हैं पीएमओ को, और पहला कॉल इनके सेक्रेटरी नहीं उठाता है, इनके पीए नहीं उठाता है, इनका पीएस नहीं उठाता है, उठाते हैं नरसिम्हा राव। रात भर जगे हैं, फोन उठाते हैं और समझ जाते हैं कि मनमोहन सिंह का फोन है। और पहला लाइन इनका यही रहता है पीवी नरसिम्हा राव को, मनमोहन तुम्हारी देश की जरूरत है, आओ, देश की अर्थव्यवस्था तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे पग पे है देश की अर्थव्यवस्था, आओ आकर संभालो। एग्जैक्ट ये लाइन है, एक लिखा है, एक इकोनॉमिस्ट ने इनके बारे में लिखा भी, एजेटी ये वर्ड। मनमोहन सिंह शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई प्रधानमंत्री हमको कह रहे हैं, वो पगला जाते हैं कि क्या, हम क्या है भाई, हम तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड में, हमको याद किया जा रहा है, ऐसा क्या हो गया है मेरे में। प्रधानमंत्री कहते हैं ये हमारा सौभाग्य, वो कहते हैं मनमोहन सिंह कि हमारा सौभाग्य कि हमें हमारा देश याद कर रहा है, हमें पीएमओ से आदेश करिए सर, हमें व्यवस्था कराया जाए, हम आना चाहते हैं। भारत सरकार जेट की व्यवस्था करती है, सरकार की जेट जाती है ऑक्सफोर्ड से, मनमोहन सिंह को लेके आती है। मनमोहन सिंह बैठते हैं और मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के अंदर मीटिंग होता है। पीवी नरसिम्हा राव कहते हैं सुनो ना, सारा मामला छोड़ो, जाओ वित्त मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय, पहले तुम जाके साउथ ब्लॉक में, ये स्टेटमेंट है उनका लिखा हुआ कि जाओ साउथ, मनमोहन तुम साउथ ब्लॉक में जाओ। और जस्ट पहले साउथ ब्लॉक में ही क्या होता था, इन लोगों का, मंत्रियों का शपथ होता था। मनमोहन तुम साउथ ब्लॉक में जाओ और जाके पहले मंत्रालय संभालो, उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था को संभालना। मनमोहन सिंह कहते हैं ना, ना हुजूर, अभी हमारे देश को हमारी जरूरत है, हमें मंत्री बनने की कोई जरूरत नहीं है, पहले हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को देखेंगे। मनमोहन सिंह उसी वक्त मीटिंग करते हैं पीवी नरसिम्हा राव से और कहते हैं कि हुजूर हमें आईएमएफ के पास जाना है। आईएमएफ जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जानते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ध्यान देंगे। आईएमएफ के पास जाना है, हम आईएमएफ से क्या करेंगे, एक मीटिंग करना चाहते हैं। आईएमएफ है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ध्यान रखिएगा। मनमोहन सिंह कहते हैं सुनिए, हमें मीटिंग करना है भारत सरकार के बिहाफ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष से, सीईओ से। जाते हैं, पीवी नरसिम्हा राव कहते हैं कि मुझे तुम पे विश्वास है, जो तुम करोगे, यदि देश की अर्थव्यवस्था को बचा लोगे तो इसका क्रेडिट किसको जाएगा, तुम्हारे सर पे जाएगा। और देश की अर्थव्यवस्था यदि डल हो जाएगी, गिर जाएगी, तो इसका क्रेडिट किसको जाएगा, तुमको जाएगा। मनमोहन सिंह ने कहा जो भी होगा, देश की अर्थव्यवस्था की बात है, बात भारत की है, और भारत के लिए हम बदनाम हो या नाम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जाके इनके सीईओ से मिलना है। मनमोहन सिंह भारत सरकार के बिहाफ पे जाते हैं और आईएमएफ के सीईओ से मिलते हैं। उस व्यक्ति के टैलेंट को मानना पड़ेगा कि पूरे मीटिंग के बाद मात्र 10 मिनट में डिसीजन ले लेता है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था से कहां ला देंगे, खुली अर्थव्यवस्था में। बहुत बड़ा डिसीजन है। जाता है, सीईओ से मीटिंग होता है। मीटिंग के बाद आईएमएफ का सीईओ कहता है सुनो, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यूथ किसके पास है, तुम्हारे पास है,
यानी भारत के पास है। सबसे ज्यादा यूथ किसके पास है? भारत के पास है। यदि तुम अपने अर्थव्यवस्था को ओपन कर दोगे ना, विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां दौड़ी दौड़ी तुम्हारे यहाँ आएंगी और तुम्हारे यहाँ अपना प्लांट लगाएंगी, अपना कंपनी स्थापित करेंगी। और जैसे ही कंपनी स्थापित करेंगी, तुम्हारे गरीब लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा और कंपनियां जब यहाँ प्रोडक्ट को बनाएंगी तो कंपनियां सरकार को टैक्स भी देंगी, तो सरकार के कोष में पैसा भी भर जाएगा, गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा, तो रोजगार ऑब्वियसली मिलेगा तो वो भी खाएंगे पिएंगे, तो जीडीपी में उनका भी योगदान होगा, दोनों फायदा होगा, एकदम से तुम्हारा इकोनॉमी बूस्टअप कर जाएगा। ये इंसान सोचता बहुत नहीं है, 10 मिनट में फिर पीएमओ को मेन लाइन से बात करता है ना, आईएमएफ के सीईओ से बात करते हुए पीवी नरसिम्हा राव से बात करता है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था में लाना है, आप इसकी अनुमति देते हैं या नहीं? नरसिम्हा राव कहते हैं तुम बंद अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था में लाओ या जिस तरीके से लाओ, पूरा अथॉरिटी तुम्हारे पास है, तुम जैसे चाहो वैसे करो, सरकार तुम्हारे साथ है। मनमोहन सिंह डिसीजन लेके आते हैं, आईएमएफ से ये डील डन करते हैं कि हम जा रहे हैं अपने अर्थव्यवस्था को खोलने, ओपन अर्थव्यवस्था कर लें, आप हमारा साथ दीजिए, सभी विदेशी कंपनियों से बोलिए कि आए, वो भारत में उनका स्वागत है, आकर हमारे यहाँ क्या करें? अपनी बड़ी कंपनियों को इन्वेस्ट करें। और मनमोहन सिंह आते हैं भारत में आते पहले वो मंत्री बनते हैं और वित्त मंत्रालय संभालते हुए वो योजना आयोग का मेंबर भी बनाया जाता है, और उसी के साथ साथ नई औद्योगिक नीति लाई जाती है जिसका क्या नाम है? औद्योगिक नीति 1991। और 1991 की औद्योगिक नीति में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक नया प्रारूप देखने को मिलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था हो जाती है? खुली अर्थव्यवस्था, जिसको कहते हैं हम लोग ओपन इकोनॉमी। कैसी अर्थव्यवस्था? ओपन इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था हो जाता है। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था को इसी भारतीय औद्योगिक नीति 1991 में खुली अर्थव्यवस्था घोषित कर दिया जाता है ना। इसको लिख लीजिए, उसके बाद इसमें 3-4 पॉइंट्स और जो है इंपॉर्टेंट आपको लिखना है। आप लोगों ने लिख लिया क्या? लिख लिए हैं आप? चलिए, अभी हमारा काम ये था कि आप लोगों को कनेक्ट कर दें इकोनॉमी से। आप कल से टॉपिक पढ़ेंगे। अब मेन वैसे फंडामेंटल से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आते हैं, 1956 से तो पूछ दिया था इसी बार। हो गया? लिख लिया सबने? आगे लिखा जाए। पहले ये पूछा जाए कि भारतीय औद्योगिक नीति 1991 किसने पेश किया है? मनमोहन सिंह ने। भारतीय औद्योगिक नीति 1991 किसने पेश किया है? मनमोहन सिंह ने। इसको और एक नाम से जानते हैं, किस नाम से बताइए? राव मनमोहन नीति, राव मनमोहन पॉलिसी, इस नाम से भी जानते हैं। राव मनमोहन नीति, इस नाम से भी जानते हैं। और बताइए अगला, एक और नाम से जानते हैं इसको, उससे तो क्वेश्चन भी पूछ चुका है। एलपीजी प्रोग्राम, क्या था? यही एलपीजी पॉलिसी। किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। ये भारतीय औद्योगिक नीति 1991 को ही क्या कहते हैं? एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? अरे भाई, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता है। आप लोग सही में एकदम स्पीड में बता देते हैं। क्या होता है? आइए, हो गया, लिख लिए ना आप लोग? देखिए एलपीजी को क्या होता है, देखिए, हमको उम्मीद यही था आप लोग यही बोलेंगे। इसका होता है लिबरलाइजेशन, उदारवादी अर्थव्यवस्था, प्राइवेटाइजेशन, यानी निजीकरण, और इसको होता है ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण। ठीक, इन तीनों का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? पहले लिख लीजिए इसको। एलपीजी का फुल फॉर्म, एलपीजी पॉलिसी भी इसको बोलते हैं। एक बज गया क्या? 12:50 हो गया। अच्छा, और 10 मिनट इतना जाने लिए तो 1 बजा देते हैं। 12:50 हुआ। आप लोग परेशान तो नहीं होंगे 3 घंटा 3.5 घंटा पढ़ के, ना? बता दीजिएगा। पिछले बार टीचर वाले क्लास में 6-6 घंटा क्लास चलता था, तो स्टूडेंट एकदम परेशान हो जाते, सर भूख लग गया। बीच में ब्रेक मिलता था, लेकिन फिर भी
हमारा क्लास हमको लगता है 3 घंटा पूरा पढ़ाने में हमको मजा आता है, तो 1.5 घंटा 2 घंटा में हमारा मन ही नहीं भरता है, 3 घंटा पूरा पढ़ाने पे अच्छा हो गया। अब देखिए इन तीनों का मतलब बेसिकली समझ लीजिए। उदारवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी क्यों कहा गया इसको एलपीजी जानते हैं? उदारवादी का मतलब यह है कि सरकार बहुत चीजों में ब्रेक, जैसे आप लोग अभी सुन रहे होंगे एक शब्द, सरकार प्राइवेट कर रही है, ये प्राइवेट कर रही है, वो प्राइवेट कर रही है। तो उदारवादी का बेसिकली मतलब ये होता है कि सरकार कोई भी कंपनी या कहीं की भी, चीन की भी कंपनी आएगी तो उसमें रोक नहीं लगाएगी। उदारवाद का मतलब होता है कि हमारा तुम्हारा चाहे नीतियां अलग हो, लेकिन तुम हमारे यहाँ आओगे तो हम तुम्हारा हाथ जोड़ के स्वागत करेंगे, हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे तो तुम भी हमारा हाथ जोड़ के स्वागत करोगे। इसलिए ये उदारवादी नीति अपनाएगा कि देखो ये सब नौटंकी नहीं चलेगा कि तुम ये वो, हाँ सरकार ने ये कहा कुछ चीजों में तुम हाथ नहीं डालोगे, कहाँ शिक्षा में, कहाँ डिफेंस में, इन चीजों पे हम तुम्हें नहीं छूट देंगे, ये हमारा काम है, इस पे हम बंदूक कैसे बनाएंगे ये हम जानते हैं, तुम हमारे यहाँ बंदूक की पॉलिसी जानोगे जाके आप हमसे बेहतर बना के चले आओगे, इसलिए इन मामलों में हम रोक देंगे। बाकी सब तुम जहाँ आओगे, बेंच बनाना है आओ हमारे यहाँ बनाओ, वेलकम है तुम्हारा। लेकिन सोचोगे कि हम प्राइमरी एजुकेशन में घुस जाए ना, यहाँ नहीं रोकेंगे, कुछ चीजों पे रोक दिया। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, जैसे सरकार है, सरकार चाहे तो सरकार ने कई जगह छूट दे दिया। एरोप्लेन देख रहे हैं, इस एरोप्लेन में प्राइवेटाइजेशन हो गया है, बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां अपना अपना, सिर्फ भारत सरकार की एयर इंडिया होती ना तो बता रहे हैं 20,000 से नीचे टिकट नहीं होता, वो तो प्राइवेट कंपनियां हैं कि 3,000 4,000 7,000 पे हो गया है। तो यह है प्राइवेटाइजेशन, वही कि हर जगह प्राइवेट कंपनियों को अलाउ कर देना कुछ चीजों को ब्रेक करके, ठीक, प्राइवेट कंपनी आके। दूसरा है ग्लोबलाइजेशन, यानी विश्व ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का मतलब होता है कि हम भी तुम्हारे देश में आके बिजनेस करेंगे, तुम भी हमारे देश में आके बिजनेस करो, दोनों भाई भाई हैं, हम तुमसे फायदा कमाएंगे, तुम हमसे फायदा कमाना, इसी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। इससे कई तरह के फायदे होते हैं, जैसे वहां पे कुछ हो रहा है, फ्रांस में नई नीति आ रही है, नया कोई मशीन आ रहा है, तो हमारे यहाँ के लोग देख तो रहे हैं ना वहाँ, उससे सीख के आके हमारे यहाँ नया बना लेंगे। इसीलिए वैश्वीकरण का फायदा माना जाता है, वैश्वीकरण का इसलिए फायदा माना जाता है। और हुआ भी, चाइनीज कंपनियां ओप्पो ये सब देख रहे हैं, ओप्पो हो गया या एमआई हो गया, ये सब चाइनीज कंपनियां हैं, ये सब हमारे यहाँ आकर काम कर रही है ना, इसलिए। अच्छा, भारत की कंपनी है एसबीआई, जानते हैं ना आप, बैंकिंग के मामले में विश्व में सबसे बड़ी कंपनी के रूप में एसबीआई को जाना, सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के रूप में एसबीआई को जाना जाता है। आपने कुछ दिन पहले देखा कि एसबीआई के छोटे छोटे ब्रांचों को मर्ज कर दिया गया था, देखा क्यों किया गया? क्योंकि भारत की पहचान वर्ल्ड लेवल पे बैंकिंग के मामलों में एक अलग बने, जाना जाए कि इस कंपनी का नेटवर्थ इतना बड़ा है। भारत की एक बैंक है भाई एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका नेटवर्थ बहुत बड़ा है। ये फ्रांस के लोग जाने, ये जापान के लोग जाने, ये अमेरिका के लोग जाने, इसलिए ये काम किया गया था पहचान बनाने के लिए। ये सब किसका हिस्सा था? वैश्वीकरण का, समझ रहे हैं? टाटा, हाँ उदारवाद भी होगा, ये तीनों का ही होगा। एलपीजी, वैसे एलपीजी पॉलिसी तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, सही तरीके से समझिएगा तो। उसके अलावा आप देख रहे होंगे टाटा, टाटा स्टील को जानते हैं? टाटा भारत की सबसे बेहतर कंपनियों में से एक है, लेकिन ये टाटा विदेशों में भी काम करती है। क्यों? क्योंकि हमने कैसा अपना रवैया रखा है, ग्लोबलाइजेशन। कोई भी देश आओ, तुम्हारा भी वेलकम करेंगे, हम भी तुम्हारा यहाँ आएंगे, है ना। टाटा हो गया, बहुत सारी कंपनियां, अंबानी को देख लीजिए, अडानी की कंपनी के बारे में जानते हैं? बिजली की जो अडानी की कंपनी है पूरे पाकिस्तान को बिजली देती है, पूरे पाकिस्तान को बिजली देती है। बिजली जो पाकिस्तान जो कूदता है 5 मिनट में अंधकार हो जाएगा यदि भारत की अडानी की कंपनी बिजली काट दे तो। इसको कूदने का कोनो मतलब नहीं, लेकिन ये भी अडानी भी भारत सरकार भी सोचती है छोड़ो ना, हमको फायदा हो रहा है, ये गधा है, इसको समझ में नहीं है, इसके यहाँ से पैसा हमारे यहाँ आ रहा है, ये गधा समझिए नहीं रहा है, इसके यहाँ लोग बिजली यूज करते हैं, पैसा हमारे यहाँ आता है, मूर्ख को समझ में नहीं आ रहा। तो भारत सरकार भी कहती है चलो चलने दो, गधा है, कूदता है, कूदने दो। ये सब फायदे हुए भारत को एलपीजी लाने के बाद, 1991 के बाद। विदेशी कंपनियां भारत में इंटरेस्ट बहुत रखती हैं। अभी आप देख रहे होंगे सैमसंग ने नोएडा में बहुत बड़ा कंपनी बनाया, देखा है? विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल के मामले में, मोबाइल कंपनी के मामले में उस नोएडा में जो सैमसंग बनाया उसको कहा जा रहा है। क्यों? अब वहां कंपनी बना है तो क्या हमारे लोग वहां वर्क में काम करेंगे कि नहीं? काम करेंगे। रोजगार किसको मिल रहा है? भारतीयों को। मोबाइल बनेगा, हाँ बोलिए, टैक्स तो मिलेगा ही। मोबाइल बनेगा तो बनने के बाद आप बेचने जाइएगा तो उसका इंपोर्ट टैक्स हम लेंगे, टैक्स भी लेंगे, भारत सरकार को टैक्स से भी फायदा है। तो इस तरीके से हाँ, लेकिन कुछ चीजें यहाँ मतलब हम पर्सनल पर्सपेक्टिव से कहें, कुछ चीजें गलत हो रही हैं। गलत क्या हो रहा है? एजुकेशन के मामले में विदेशी कंपनियां घुस गई हैं, कुछ धीरे धीरे प्राइमरी में नहीं हायर में घुस गई हैं, वो सब गलत है, उनको नहीं घुसना चाहिए। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सरकार हालांकि लेगी। अब अभी हाल फिलहाल ये बात हुआ है, कुछ दिन पहले 2 हफ्ता हो गया, 14-15 दिन पहले मैं दिल्ली था, तो वहाँ हमारे एक मित्र थे, उनसे बात हो रहा था, तो वो बता रहे थे कोई स्कॉटलैंड की कंपनी है, वो एजुकेशन में आके स्कूल खोल दिए 3 दिल्ली में, इसमें वो पढ़ा भी रहे हैं, अच्छा खासा उनको पैकेज मिला है 3 लाख के आसपास, तो पढ़ा भी रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि प्राइमरी एजुकेशन में स्कॉटलैंड की कंपनी एक आके यहाँ इन्वेस्ट की है। पता नहीं सरकार के नजर में नहीं है
ये चीजें बेसिक गलत है कि क्योंकि एजुकेशन कैसा होना चाहिए, एजुकेशन का फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, अपने इंडिया की तरह होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, एजुकेशन के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हालांकि सरकार यदि संज्ञान लेगी तो जरूर देखेगी, उसको हटाएगी। ये हमारे दोस्त बता रहे थे, तो हम बता रहे हैं, हम सुन के बहुत ताजुब हुए। और बड़े बड़े करोड़पति लोग में अपने बच्चे को उसमें एडमिशन कराए हैं। मुझे बताइए, स्कॉटलैंड की कंपनी, इंग्लिश ठीक होगा, ठीक है, इंग्लिश ठीक होगा, ठीक है, नेचर ठीक होगा, लेकिन वो भारतीय संस्कृति को तो नहीं सीखेगा ना। वो वही सीख लेगा, फूट डालो राज करो, वही सीख लेगा, जहां फायदा है वहां चले जाओ, अमेरिका वाला बात, फायदा है चले जाओ। चाहे सुप्रीम कोर्ट बुला के कुछ दिन पहले वहां का पूर्व राष्ट्रपति को डांटा था, याद होगा, देखे थे न्यूज की नहीं, उनके बीवी से तलाक हुआ था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट को पढ़ना पड़ा। अरे भाई, पूर्व राष्ट्रपति हो, शर्म तो कर लो, तुमसे बढ़िया भारत है, इन चीजों से तो बचा रहता है। उसको बुला के सुप्रीम कोर्ट डांटा कि तुमको जेल कर देंगे, औकात में रहो, क्या कर रहे हो तुम। अब बताइए, पूर्व राष्ट्रपति को डांटा जा रहा है। खैर, इस संस्कृतियों से तो बचा रहेगा। तो एलपीजी हर जगह ठीक है, लेकिन एजुकेशन के मामलों में, डिफेंस के मामलों में नहीं आना चाहिए। उदारवादी का मतलब होता है कि आप उदारवाद हैं, किसी भी विचारधारा से आपको दुश्मनी नहीं है। इसमें दो तरह के एक नेता थे, तेज प्रताप सप्रू को जानते हैं भारतीय इतिहास में, उनको कोई किसी सबसे बड़ा उदारवाद नेता भारतीय आंदोलन के समय में, क्रांति के आंदोलन के समय में तेज प्रताप सप्रू को माना जाता था। वो कम्युनिस्ट भी थे, वो कांग्रेसी भी थे, वो ब्रिटिशों को भी मानते थे, जहां देखिएगा वो पार्टी में बैठे रहते थे। अरे भाई प्रणाम, हम तुम्हारे विचारधारा को भी मानते हैं, अरे भाई प्रणाम, हम तुम्हारे विचारधारा को भी मानते हैं। मतलब कहने का मतलब कि चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे फ्रांस हो, किसी की भी नीतियों से हमको कोई दिक्कत नहीं है। आओ, हम भाई हैं, तुम भाई हो, दोनों को वेलकम करते हैं, तुम भी हमारे इन्वेस्ट करो, हम भी तुम्हारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। यही होता है लिबरलाइजेशन, मतलब उदारवाद होना। उदार का मतलब नहीं समझना है, उदार होना यानी कोई हमको गाली भी दे दिए तो कोई बात नहीं, भाई भाई है, गाली दे दिया तो उदार होना नहीं समझते, उसी शब्द से बना है उदारवाद। ठीक है, उदारवाद एक फिलॉसफी है। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं ऑफ करेंगे और फिर कल। समझ आया आप लोगों को पूरा? ठीक लगा क्लास ना? चलिए, आज नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे हम लोग। फैक्ट्स तो सब लिख लिए होंगे आप लोग जो बताए थे। चलिए ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग कल।